चलिए आप लोगों के पास नमस्कार। शायद कंसेंट के लिए पहुंचेगा। अ, हाँ, हो गया। जी। तो राजेश भाई नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके साथ बातचीत हो रही है। और निशांत राणा जी को भी नमस्कार। निशांत भाई भी अपने साथ नमस्कार में सर हैं। आपको भी। और हाँ जी। जी धन्यवाद। निशांत भाई अपनी ग्राउंड रिपोर्ट इंडिया का जो हिंदी विभाग है उसका अच्छा। संपादन काम देखते हैं। हाँ। और अभी आजकल हरियाणा राज्य में एक बच्चों के लिए एक स्कूल चल रहा है, तो उस पर अपना योगदान कर रहे हैं, सीखने हाँ, की शिक्षा का प्रयोग कैसे करें, कैसा क्या होना चाहिए उसके लिए। जी जी, बहुत बेहतर। तो और और इंजीनियर हैं पढ़ाई लिखाई से, और अच्छा खासा वेतन का सब छोड़ छाड़ करके गांव पहुंचे, बोले खेती बाड़ी करेंगे। चलिए। मतलब अलग किस्म के युवा हैं। चलिए मुबारक हो आपको निशांत जी, आप अपने ठीक। धन्यवाद जी। संघर्ष पथ पर हमेशा अग्रसर रहें। चलिए, तो राजेश शुभकामनाएं भाई इसके आप लिए। थोड़ा सा अपना अपना धन्यवाद परिचय सर। देना चाहेंगे। जी। हाँ। हाँ, कहा जाए। आप अपना परिचय दीजिए। अच्छा, मेरा नाम कुमार राजेश हुआ और मैं भारत में बिहार राज्य के नालंदा जिले का वासी हूँ। यहाँ नालंदा जिले में 20 प्रखंड हैं। उसमें मुख्य जो मुख्यालय है बिहार शरीफ। कल ये नालंदा जिले के हृदय स्थली में है। बगल में ही आपका जो नालंदा विश्वविद्यालय का पुराना खंडहर जो हम लोग बोलते हैं अब, और अब राजगीर साइड में बस 10 किलोमीटर और उससे आगे एक नया विश्वविद्यालय बन रहा है, जो इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी पहचान भी देखने को मिल रही है। तो वही बिहार शरीफ के एक राणा बिघा गांव है, मैं वहीं का वासी हूँ। और मेरा एकेडमिक शिक्षा जो है, मैंने एमए किया है। और लगभग 2009 में मेरी नियुक्ति +2 शिक्षक के पद पर दूर सारण जिले में हुई थी। और मैंने लगभग 6 वर्षों तक, 7 वर्षों तक नौकरी की। और उसके बाद कुछ ऐसा लगा कि शायद मैं ये नौकरी, जो बच्चों को पढ़ाने का कार्य था, जो भी मैंने 6 साल तक तो बहुत बेहतरीन किया, लेकिन उसके बाद कुछ कारण थे, घर से दूरी, मैं वहाँ पूरी अपनी व्यवस्था अस्थायी रूप से नहीं कर पाया। यहाँ बिहार सिर्फ से वहाँ लगभग 150 पौने 200 किलोमीटर हर सप्ताह आना जाना, ये सब रहा। लेकिन उसके अलावे भी बहुत सारी जिम्मेवारियां थी, कुछ सोशल एक्टिविटीज। उसके पहले, शिक्षक नियुक्ति के पहले 2009 में मैं लोकसभा चुनाव में एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था। और यह भी चुनाव मेरे लगभग 10 वर्ष के सोशल एक्टिवनेस या जो चिंतन कहिए इस फील्ड में, देश के प्रति, समाज के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति जो एक कुछ अच्छा देखने करने का जज्बा था, वो जज्बा मुझे चुनाव तक खींच ले गया था। तो खैर, चुनाव में कुछ हजार ही वोट आए। हालांकि उस चुनाव में मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं लगभग हर गांव गांव गया और कुछ पंफलेट अपनी बातों के द्वारा लिख करके, पोस्टर के द्वारा सभी लोगों से मिला जुला। तो सोशल एक जो एक्टिवनेस है, उसमें एक बहुत अच्छा खासा अनुभव हुआ, लोगों का बहुत बड़ा रिस्पांस भी मिला। खैर, उसके बाद चुनाव के बाद लगभग 6 महीने बाद मेरी नियुक्ति हो गई। तो मैं तो सोचा था कि इस फील्ड को देखते हुए मैं नौकरी थोड़ा सा करूंगा, उसके बाद मैं वापस इस फील्ड में आ जाऊंगा। पर ऐसा हुआ कि मैं ज़्यादा अपने शिक्षण सेवा के ही व्यवसाय में ज़्यादा बिजी हो गया। और उसके बाद थोड़े अंतराल रूप में ये फील्ड से थोड़ी दूरी बन गई। जो समाज सेवा का क्षेत्र या राजनीतिक क्षेत्र था, उससे मेरी दूरी बन गई। पर लगभग 2015-16 से मैं पुनः वापस इस क्षेत्र में आया, और लगातार फिर मैं इस क्षेत्र में ही एक्टिव हूँ। और उसके बाद ये जस्ट चुनाव आया है, तो
मुझे लगा कि शायद मेरी उपस्थिति इस चुनाव में होनी चाहिए। और जब मैं कल नामांकन अपना दाखिल किया तो घर आकर के बहुत सारी चीज देखने समझने को मिली। तो फिर मुझे और भी लगा कि ये कार्य जितना मैं 2009 में समझा था, जितना इसका इम्पोर्टेंस या जितनी इसकी महत्वपूर्णता है कि एक सामाजिक व्यक्तित्व के रूप में मैं चुनावी प्रक्रिया जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत आती है उसमें मेरा योगदान या मेरे जैसे किसी भी व्यक्ति का योगदान वो कितना उसका महत्व है और ये कितनी बड़ी बात है, ये मुझे कल अनायास ही इसका आभास हुआ। और मुझे कहीं ना कहीं ये गर्व हुआ कि भले मेरी स्थिति आज जो बनती हो कि निर्दलीय प्रत्याशी हूं, बहुत सारा शायद जन समर्थन या पॉलिटिकल पार्टियों का समन्वय मैं नहीं कर पाया, खैर मैं आज भी इसे अपनी शुरुआत मानता हूं। तो आई एम प्राउड ऑफ माय डिसीजन। तो मुझे लगता है कि मैंने एक बहुत अच्छा कार्य किया है। यही मेरा लोखा लेखा जोखा और मेरा परिचय मान लें। जी, आप राजेश जी हैं और राजेश जी बिहार में रहते हैं। अभी जो चुनावी महासमर होने जा रहा है बिहार में, उस पर भाग लेने जा रहे हैं और नामांकन कर चुके हैं। इनकी खासियत जो मुझे सबसे अधिक प्रभावित करती है वो ये है कि ये सत्ता प्राप्ति के लिए, शक्ति के लिए, हनक के लिए, भोकाल के लिए, तोसेबाजी के लिए, इन सब चीजों के लिए चुनाव नहीं लड़ते हैं। ये मुझसे एक बार इनसे ऐसी मेरी बातचीत हो रही थी तो ये कह रहे थे मुझे पता था कि मैं हारूंगा। नहीं, मुझे मैं इसमें पता थोड़े था। से सुधार चाहूंगा। मेरे जैसे लोग जो इस व्यवस्था में जिस रूप में भी शामिल हो रहे हैं, सामान्यतः ऐसे लोगों की सफलता संदिग्ध हो जाती है। और उस मायने में कि जिस माहौल में हैं हम, हमें ये विश्वास हो जाए कि नहीं मैं तो बहुत अच्छा व्यक्ति हूं, मुझे सारे वोट दे देंगे। सच्चाई कहीं न कहीं इसमें कुछ दूरी है और कुछ संशोधन की आवश्यकता है। तो मुझे ये पता है कि अगर मैंने नक्षत्र के सारे ग्रह को एक सिद्ध में अगर करने का दुरूह कार्य कर लिया तो मेरी जीत बहुत भारी मतों से हो सकती है। और अगर मैं इन नक्षत्रों को थोड़ा सा भी सीध रखने में इधर उधर हमारी जो मेरी प्रयास रहेगा थोड़ा छूट जाएगा तो कम मार्जिन से जीत होगी। और अगर एकदम से अव्यवस्थित होगा तो फिर मैं बुरी तरह से हार को वर्ण करूंगा। मैं ये कहा। राजेश भाई, जैसे अभी आप एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, नक्षत्र, जी तो जी। ये प्लानेट की बात कर रहे हैं जो चांद सितारे आसमान में होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं या कुछ और कहना चाह रहे हैं आप? नक्षत्र रूपी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके लोकतांत्रिक जीवन में चुनावी प्रक्रिया में उसी जैसे, फिर आगे मैं उस चीज को विस्तार से बताऊंगा। तो वो मैं मिला रहा हूं कि जिस तरह नक्षत्र घूम रहे हैं अंतरिक्ष में और उसे एक सीध में लाना, कभी आता है कि 100 साल पर एक सीध में एक घटना घटी, ये हुआ। तो उस तरह का कार्य कभी प्रकृति भी कुछ हमारा साथ दे देती है कि 100 साल में ऐसा तो नहीं हुआ, आज होगा, आज होगा। तो कुछ प्रकृति का, कुछ मेरा प्रयास। और जब ऐसा होगा, माने कल ये जमीन पर हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नक्षत्र जो है वो एक सिध में होंगे, तो मेरे जैसा व्यक्ति एक अपने लोकतांत्रिक जीवन का जो इतना शुरुआत कर लिया है हौसला बढ़ा करके, वो सफल हो सकता है। बिल्कुल। राजेश जी एक और बहुत अभिनव प्रयोग करते हैं। इनका इनका ये कहना है कि जैसे पूरा भारत में अधिकतर लोग अपवाद लोगों को छोड़ दिया जाए, तो उनका कहना है कि बिना पैसे के, बिना गुंडागर्दी के, बिना तीन तिकड़म के चुनाव नहीं लड़े जा सकते हैं। राजेश बिल्कुल। जी इस चीज से बिल्कुल सहमत नहीं होते हैं और इन्होंने एक खुद प्रयोग करके दिखा दिया कि भाई बिना पैसों के, अनाप शनाप पैसों के, बिना गुंडागर्दी के, बिना तीन तिकड़म के भी आदमी चुनाव लड़ सकता है।
तो राजेश जी, आप थोड़ा इधर जो चुनावी जो आप खर्च करते हैं, कितना खर्च करते हैं, कैसे क्या करते हैं, कुछ उस पे बात रखिए। जी, मैं इसका बात अगले सेगमेंट में देता हूं। उसके पहले एक बात याद आ गई, जो आपने बोला कि बिना खर्च के, बिना ये प्रभाव के चुनाव लड़ना। देखिए, इसका मुख्य कारण, सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे देश की में कह लीजिए कि मतदाता करोड़ों में है, लगभग 70-80 करोड़, मैंने ठीक से देखा नहीं, 60-70 करोड़ होंगे। उसमें अब कितने कुछ कम होगी, मतदाता हैं, कितना ही होंगे जी। हाँ, कितने जनता हैं जो इस बात को समझते कि जिस समय आम चुनाव की घोषणा होती है या बिहार प्रदेश चुनाव की, विधानसभा चुनाव की घोषणा होती है, तो इसमें जो मशीनरीज हैं, पूरे भारत की शासकीय व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था कितने बड़े कार्य को अंजाम देने को प्रस्तुत होती है, कितना दुरूह कार्य, कितने माने ब्रिलियंट ब्रिलियंट माइंड, आपका कहिए टीएम सेशन, जेके राव से लेकर के आज जो चुनाव आयुक्त हैं, राज्य चुनाव आयुक्त हैं, उससे लेकर के एक आम निर्वाची अधिकारी डीएम साहब जो हैं, और एक छोटा क्लर्क तक, इस कार्य को करने में 2-3 महीने तक कितना मेहनत, कितना आत्मबल, मनोबल लेकर करके, देशभक्ति की भावना हो, चाहे इस कार्य को सफलतापूर्वक निभाने की भावना हो, ये कितना बड़ा कार्य है, इसको कितने लोग समझते हैं। और मुझे लगता है सर कि अगर इसमें से जो भी लोग, 2 लोग समझते हो या 2000 समझते हो या 2 लाख, जितने लोग इस बात को बहुत गहराई से समझते होंगे, उनके लिए एक लगता होगा कि ये तो पूरा भारत सरकार, चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई जो अच्छे व्यक्ति हैं वो आ जाएं, जिताने की जिम्मेवारी चुनाव आयोग की है, बस वो आए और अपने कार्य का संपादन ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा से अपने दायित्व का संवहन कर ले। बस देखिए क्या होता है, इस बात को समझने की थी। खैर, आपने सवाल किया कि खर्च की बात। देखिए, जब मैं 2009 में चुनाव लड़ा था तो उस समय 25,000 था, 25 लाख चुनाव खर्च की सीमा थी। मुझे नहीं लगता है कि 25,000 से ज्यादा मैं खर्च कर पाया था। मेरे पास मजबूरी भी थी। 10,000 उस समय जमानत राशि मैंने जमा किया, यह जानते हुए कि शायद मुझे वापस न मिल पाए, इसका रिस्क था। हमारे कुछ बंधु बांधव कुछ हमसे ऐसे उत्साहित थे, मेरा सौभाग्य है, और मैं उन सब का बहुत विनम्र निवेदन रूप से उनका मैंने स्वीकार करता हूं, जो उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और अपनी जमा पूंजी मेहनत का जो भी 1-2 रुपया जो भी लगाया मुझ जैसे व्यक्ति पर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद उनको कहूंगा, और आज भी जो इसके लिए मुझे लगा रहे हैं। तो वो सारे पैसे, 10,000 मैंने लगाया जमानत राशि, और लगभग 2009 में मैं पंपलेट छपवाने में, छोटे जो हैंडबिल होते हैं, मैंने आप कह सकते हैं कि एक हैंडबिल छपवाने का खर्च शायद 2 या 3 पैसा पड़ता होगा। बट हाँ, कागज और छपाई का आप कह लीजिए सर कि 2 पैसा या 3 पैसा, पर उसमें जो सामग्री, मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा सा, कि उसमें जो सामग्री छपी वो कितना लाख का था या कितना करोड़ का था, यह अकल्पनीय हो सकता है। देखिए, कुछ इस तरह का ये हैंडबिल छपा था उस समय, करीब 7-8 मैंने छपवाए थे इस तरह का। तो इस कागज की कीमत आप कह सकते हैं 2 या 3 पैसा, पर इसमें जो मैंने सामग्री लिखी, जो संदेश मैंने लिखा, जो संपर्क, जनसंपर्क के लिए, एक सच्चाई और ईमानदारी पर भरोसा करने के लिए मैंने जो जनता को, शायद बड़ी बात मैं बोल रहा हूं कि जो ट्रेनिंग मैंने दी, क्या आपको सोचना चाहिए कैसे लोग हैं अभी भी, ये जो मैंने काम किया ये अमूल्य थाती है, इसका कोई कीमत नहीं। ये अगर एक प्रत्याशी समझ ले तो विश्वास करें कि मुझ जैसे प्रत्याशी अगर उस समय 25 थे तो कम से कम 20-22 तो जरूर आ जाएंगे, इस भरोसे के साथ। फिर देखिए कि चुनाव कैसा होता है। शायद मैं 1 या 2 रहा हूँगा, 1 का या 2 का। खैर, तो मैं बाकी 15,000 रुपये में ये सारे हैंड, मैंने 10,000 रुपया लगभग मैं छपवाने में लगा, और 4-5 हजार रुपया पूरे जनसंपर्क में, एक मोटरसाइकिल से खर्च वगैरह, 25,000 में मैंने अपना चुनाव पूरा लड़ लिया।
ये चुनाव आपने सांसद का लड़ा था या विधायक का? नहीं, ये 2009 की बात मैं कर रहा हूँ, सांसद का 25 लाख सीमा थी और मैं 25,000 से भी कम में मैं चुनाव लड़ लिया। इस बार लगभग 28 लाख सीमा है विधानसभा की, और लोकसभा का तो अभी 70 लाख चल रहा है, लेकिन बिहार विधानसभा का भी 28 लाख सीमा है। मुझे नहीं लगता कि मैं 28 लाख से ऊपर खर्च करने की जरूरत समझता हूँ। और हाँ, अब ठीक है, अगर कुछ चंदा वगैरह विशेष आ जाता है, वैसा लोग और कर रहे हैं, तो हो सकता है हमारे जो कार्यकर्ता हैं या हमारे जो और शुभचिंतक प्रस्तावक हैं, वो शायद इस चीज को कहें कि नहीं, कुछ और खर्च किया जाए। पर मुझे नहीं लगता कि मैं 28,000 से ज्यादा की अनुमति मैं दूंगा। मुझे लगता है कि 28,000 आज के भी समय में एक प्रत्याशी के लिए बहुत है, बहुत है। भले मतलब 28 लाख चुनाव में खर्च सीमा हो। मतलब जितनी अधिकतम सीमा है, जी, आपका मानना है कि उसका 1/100 पर चुनाव आराम से लड़ा जा सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल, उससे ज्यादा अगर आप खर्च कर रहे हैं, तो जिस तरह गांधी ने पूरे देश को देखकर एक लंगोटी धारण कर ली थी, यह सोचकर कि मैं अगर इससे ज्यादा एक सूत भी कपड़ा पहनता हूं, तो मेरे देश के लोगों के साथ अन्याय शायद करना होगा, शायद यह पाप बोध वो महसूस करते थे। तो एक जो अंतिम व्यक्ति जितना पहनता था एक लंगोटी, जो भी 4 मीटर 5 मीटर कपड़ा पूरे लपेटते थे, मुझे लगता है कि चुनाव के संदर्भ में भी उम्मीदवारों को ये सोचनी चाहिए बात कि चुनाव आयोग का काम है, ठीक है, वो विश्व स्तर पर इंटरनेशनल कुछ मापदंड को पालन करने के थी में वो भले घोषणा कर दे, पर मुझे लगता है कि विधानसभा में जो आज 28 लाख है, 28,000 से ज्यादा हम क्यों करें? जरूरत ही नहीं है। नहीं, अभी आपने एक बात कही कि विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जी, मानदंड वगैरह के लिए, तो हाँ जो हाँ, दुनिया के जो सभ्य देश हैं, जो दुनिया जी के विकसित देश हैं, लोकतांत्रिक, जी जी। वहां पर तो चुनाव में बहुत कम खर्च होता है। अच्छा, तो तब तो ये बहुत कम बहुत खर्च अच्छी होता बात है। तब तो ये बड़ा कमाल की बात है। तो मुझे लगता है कि मैं उस स्तर का शायद है। कुछ करीब करीब हूँ। बहुत तब कम तो ये खर्च बहुत होता है। अच्छी बात है। जैसे जी यहाँ पर कैनबरा में हमारे जी चुनाव, राज्य सरकार के चुनाव हो रहे हैं। जैसे कैनबरा, जैसे दिल्ली है कि शहर भी है और राष्ट्रीय राजधानी भी है और राज्य सरकार भी है, उसी तरह जी कैनबरा भी है, शहर भी जी है, राष्ट्रीय राजधानी भी है और राज्य सरकार भी जी है। जी। तो चुनाव हो रहे हैं यहाँ पर। अच्छा अब यहाँ पर आप निकलिए कहीं, खर्च दिखाई नहीं पड़ता है। खर्च किस बात का? अच्छा, छोटे छोटे, मुझे बताइए, एक बहुत छोटे मिनट, छोटे पंपलेट मुझे भी देखिए, इतने इस, छोटे छोटे पंपलेट मैं अभी ये दिखा रहा हूँ, शायद रखे अच्छा होंगे अच्छा, यहाँ पर, कहीं पर हो सकता है। हाँ, है। ये देखिए, बस अरे वाह, क्या बात है। ये हाँ, है। इसका तो ये सब आते थे इस तरह और के। पीछे पीछे ये रख दिया गया, देखिए देखिए। देखिए, अगर आप ये आज्ञा दें तो मैंने भी कुछ बनाया है इस बार, तो अगर आप कभी आज्ञा देंगे तो आगे मैं दिखाऊंगा, बस इसी और तरह का, इसी तरह का छोटा। और बस क्या बात है, एक, क्या बात मतलब है। जो प्रिंट आउट कंप्यूटर से छाप सकते हैं वो है। जी 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 बस जी हो गया। जी। मतलब हाँ, दूसरे का भी देख लीजिए आप, ये देखिए, अच्छा, ये क्या बात है। मतलब कोई भी हाँ, अब खत्म हो गया, मतलब ऐसा ही बिल्कुल जी जी। सिंपल सिंपल इसी हाँ, तरह का। हाँ, हो गया। जी, तो इस तरह का बस यही चुनाव प्रचार है। और ठीक है, दैट्स ओके। सोचिए कितना कम खर्च करते हैं। और जब आप सड़क पर जाते हैं तो जो फुटपाथ होते हैं उनके किनारे, है ना, अच्छा, हाँ, कहीं कहीं पर, मतलब कहीं कहीं पर, जैसे कहीं पार्क वार्क है तो उसके आसपास एक छोटा सा लकड़ी का डंडा रहता है, छोटा सा, अच्छा अच्छा, और उसपे इतना बड़ा यही, इसी तरह का हाँ चेहरा हाँ, दिखा करके, नाम लिख करके और पार्टी का नाम, बस छोटा सा। क्या बात है, वो क्या हवा बात में है, उड़ जाए या कोई बच्चा तो उखाड़ के फेंक दे, क्या मतलब बात ऐसा है। नहीं, बस इतना। तो आप अब कल्पना देखिए, करिए कि इतने में क्या खर्च होता, कोई गाड़ी नहीं, कोई घोड़ा नहीं, और ऐसा नहीं कि उसमें नाम लिखा हुआ है और प्रचार हो रहा है या भोंपू बज रहा है, कुछ नहीं, या बैनर लगे हुए, कुछ नहीं। अब आवाज आपकी नहीं आ रही है शायद, क्या? आवाज आ रही है? हाँ हाँ, अब आने लगी। ठीक अब है। देखिए, यहाँ पर मैं एक बात कहूंगा, एक बात एक बहुत हम लोग लगता है कि पूरे बातचीत में है, जो है अभी ये बड़ा एक सेंट्रल चीज आ गया, जो भी मैं बात करने वाला हूँ। आपने जैसा कहा कि कहीं रास्ते में, मार्ग में एक लकड़ी का गत्ता थोड़ा सा लगा करके वहां ये चीज होता है। कल मैं नोट कर रहा था कि आज मुझे जाना है चुनाव निर्वाची पदाधिकारी से मिलने के लिए।
उनका लेटर है कि आ जाना है, तो मैं वहां पर बात करूंगा। हालांकि इस बारे में मुझे पहले भी लोकसभा चुनाव के वक्त भी कुछ था, लेकिन मैं शायद कुछ भूल रहा था, तो आज मैं बात करूंगा। यहाँ भारत में क्या था कि टीएन सेशन के लगभग पहले, या शायद जेकेएल राव, ये 2000 या 2005 के पहले तक, शायद मुझे लगता है कि 2000 के पहले, यानी कि पिछली सदी में, आपका 1999 के पहले जो भारत के चुनाव होते थे, और आज जो 2001 से या 2000 के बाद जो हो रहे हैं, जो विधानसभा हुए थे 2000 में, ये बड़ा एक यू टर्न आया है चुनाव में। और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जो चुनाव लड़ते हैं उसमें मैं बताता हूं क्या। पहले क्या था, बच्चे में हम लोग देखते थे कि दीवार पर एकदम गेरुआ रंग का कलर एक टीना का कटा में ऐसे कर देते थे, पुताई कर देते, तो वो नाम आ जाता था, फला चुनाव अभ्यर्थी, ये छाप पर वोट दीजिए। कुछ उससे ज्यादा हुआ तो एक बड़ा बैनर इतना सा, मैंने कह लीजिए कि इसका दुगना, मैंने इतना बड़ा या इसका से और बड़ा, बहुत बहुत, ये मैं दो लगा के दिखा रहा हूं, ये लगभग इतना बड़ा बड़ा पोस्टर लेकर के दीवार में लोग साट देते थे, मुखिया का चुनाव से लेकर के संसद चुनाव तक। सर मैं बताता हूं, ये भारतीय जो उम्मीदवार हैं, इनके लिए एक बहुत बड़ी, जो सच्चे उम्मीदवार हैं, जो मैं आज बात कर रहा हूं कि 10,000 15,000 में चुनाव लड़ने की, ये बहुत बड़ी चीज हुई है। इतना बड़ा चुनाव आयोग ने निर्णय ले लिया कि आप दीवार पर नहीं लगा सकते हैं। शायद उसमें कुछ ये आया था कि नहीं, दीवार पर पूछ के आप लगा सकते हैं, उनका मैंने हस्ताक्षर लेकर के। ये अब शायद मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, मैं आज जाकर बात करूंगा, माफ कीजिएगा, मुझे जानकारी होनी चाहिए थी। अब मैं जानकारी लूंगा कि ठीक है, दीवार पर अगर उनसे ले करके ऑर्डर, अगर आज भी मैं साट सकता हूं, एक पोस्टर लगा सकता हूं, तब तो ये स्वर्ण युग होगा उम्मीदवारों के लिए, लोकतांत्रिक देश के लिए। बड़ा ही कम खर्चे में आप बहुत अच्छे तरीके से प्रचार कर सकते हैं। लेकिन अगर आज भी जनरली चूंकि जो देखने को मिल रहा है कि दीवार पर पोस्टर कहीं नहीं सटने को मिल रहे हैं, बल्कि अब तो चुनाव के, अब तो बस प्रत्याशी सिर्फ कभी आए या एक का दुक्का गाड़ी आई चली गई, बात खत्म। अरे 28 लाख खर्चा कहां होता है, 70 लाख खर्चा कहां होता है, न एक पोस्टर कहीं सटा हुआ। पहले दो पेड़ के रास्ता था, रास्ते रहते थे, बीच में दोनों तरफ वृक्ष लंबे, वहां वृक्ष में टांग दिया जाता था बैनर। अरे लोग आते जाते देखते थे, उम्मीदवारों को मौका मिलता था कि भाई आप मुझे जानिए। अब तो क्या है, आप गए हैंडबिल दे सकते हैं। हाँ, फिर इसके कारण क्या हुआ कि पूरा पेपर जो मीडिया इसका पूरा झोली भरने लगा। माफ कीजिए, मीडिया को ये नहीं कर रहा हूं कि वो गलत है या नहीं। अरे भाई, हम लोग चुनाव सस्ता में लड़ रहे थे, क्या जरूरत है कि हम पेपर में प्रचार दें। अब पेपर में मूल्य कितना आता है और कितने लोग उसको पढ़ पाते हैं। आज पढ़े, कल वो पेपर चला गया कूड़े के ढेर में। पर अगर मैंने दीवार पर साट दिया तो वो 20 दिन तक ही नहीं, वो जब तक न फटे, शायद चुनाव के बाद भी लोग उसको देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं लोग सोचते थे, भाई ये उम्मीदवार आया था, ये ऐसा था, अरे हमने इसे वोट दिया था, अरे भाई हमने इसे वोट नहीं दिया, बड़ा गलत किया। ये चलते रहती थी प्रक्रिया। ये बहुत दुखदाई है कि शायद अगर हमें अनुमति है आज भी दीवार पर साटने की या कहीं पेड़ पर टांगने की, और आज आपने जो एक बात बताई वो मैं आज बात करूंगा कि एक लकड़ी का ऐसे लगा करके, और वो हम लोग कर सकते हैं कि नहीं, अगर इतना भी मिल जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमारा घर है जी, तो मेरे घर पर बिना मेरी अनुमति के आप अपना कोई भी प्रचार नहीं कर सकते हैं। ठीक, मतलब केवल प्रत्याशी ही नहीं, कोई भी नहीं कर सकता मेरे घर जी पर। जी ठीक। तो यदि मेरी सहमति है तो प्रत्याशी हमारे जो घर के सामने जो पेड़ है या घर का जो लॉन है उस पे उसी तरह का या कोई उनका अपना पोस्टर वगैरह है वो लगा सकते हैं। और वो भी ऐसे तरीके से लगा सकते हैं कि हमारी संपत्ति में लगा तो रहेगा, लेकिन हमारी संपत्ति को कोई नुकसान क्षति नहीं पहुंचेगी। जी, बहुत अच्छी बात। मतलब ऐसा नहीं कि चिपका दिया उन्होंने, वो अपना डंडा लेकर आइए और लगा दीजिए और फिर उठा के ले जाइए उसको आप, या बिल्कुल हम ही उठा के रख लेंगे अपने यहाँ पे चुनाव के बाद सहमति होने पर। भारत हो, ऑस्ट्रेलिया हो या नॉर्वे हो, कहीं हो, सब जगह एक मापदंड, बिल्कुल अच्छी बात है। पर इतनी माने इतना अनुमोदन सरकार से होना चाहिए। बड़ा अच्छा है कि भाई बैनर लगा नहीं रहे आप,
पोस्टर हाँ लगा हाँ। नहीं रहे आप। तो मैं आज ये क्लियर हो लूंगा कि चुनाव आयोग की तरफ से इतनी अनुमति है या नहीं कि भाई ऑर्डर ले लीजिए, सिग्नेचर करवा लीजिए, अनुमोदन ले लीजिए, फिर आप साट यहाँ पे सकते हैं, हजार सिग्नेचर साट के। विग्नेचर सिग्नेचर विग्नेचर कुछ नहीं चाहिए, बस हमने सहमति दे दी, खत्म हो गया। अच्छा खैर, जो हम तो कहते हैं चाहे कुछ देखिए भी एक करवा लो भाई, मैं करूंगा, नहीं, पर एक अनुमति दो, मैं साट सकूं। भारत और यहाँ पर एक बारीक अंतर ये भी है, भारत में हर चीज के लिए अधिकारी पिता होते हैं समाज के, है ना। हाँ अब हो गए 2000 से, नहीं मतलब चुनाव के वैसे भी, मामले में। वैसे हाँ पहले लाल फीताशाही हर अन्य मसले चीजों में पे थी, ठीक है। चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए तो वो देंगे आपको, आपको जानते हो ना जानते हो वही देंगे आपको, मतलब जो चाहिए जी आपको वो देंगे, है ना। जी जी। देखिए एक तरफ क्या हुआ, यहाँ पर ऐसा नहीं है। अच्छा ये उदारीकरण। बताइए, जैसे देखिए मैं मालिक हूँ, मैं संपत्ति का मालिक हूँ, मैंने आपको सहमति दे दी, अब इसमें नौकरशाही कौन होती है बीच में उंगली फंसाने वाली? वही भाई वही मेरा मैं बात अधिकार बता है, रहा मैंने हूँ, दे दिया। वही बात मैं बता रहा हूँ। नरसिंह जी राव जी के कार्यकाल से एक तरफ उदारीकरण आया, लाल फीताशाही, कागजों का ढेर अंबार, ये सब घट गया, और धीरे धीरे और घटता जा रहा है। अब तो ई पेपर हो गया, सब कुछ खत्म होता जा रहा है बिजनेस उदारीकरण के मामले में। लेकिन यही देखिए, आप चुनाव के मामले में इतनी दुरूह प्रक्रिया, खैर ठीक है, बहुत सारी जो हो रही है मैं मानता हूँ उसकी जरूरत है। बहुत सारे, जो मैं पेपर नॉमिनेशन किया था 2009 में, उसका दुगना लगभग मुझे पेपर देना पड़ा, और बहुत सारा चीजें, ठीक है, वो मैं मानता हूँ, समय की जरूरत है। पर जो मैं कहता हूँ कि 2000 सन पिछली सदी में जो था, आप आराम से पोस्टर कहीं भी टांग दीजिए, कहीं साट दीजिए, 2-2 पैसे का पोस्टर आता था, 3-3 पैसे लागत, आराम से। क्यों लागत ज्यादा बढ़ेगी, क्यों लोग जरूरत है कि ज्यादा पैसा खर्च करें। लेकिन अब जैसे ही लगता है वो बंद हो गया, या लोग शायद उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। अगर आदेश है प्रशासन, ये चुनाव आयोग से, मुझे लगता है ये होना चाहिए। और अगर आदेश चुनाव प्रशासन का नहीं है, तो मुझे लगता है कि मेरा सबसे पहला मुद्दा ये रहेगा कि इसका आदेश ये चुनाव आयोग दे कि नहीं भाई आप साट सके। देखिए अगर आप आदेश है तो चुनाव लड़ अच्छी रहे बात है। हैं, तो आप चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव का समय चल रहा है ना। तो आ, अगर यदि हम लोग अभी अगर चुनाव प्रक्रिया कैसी हो, चुनाव आयोग कैसा हाँ है, अगर जी इस पर जी बात जी करेंगे तो जी आपके हाँ लिए समस्याएं आ सकती हैं। तो हम लोग कभी इस पर चर्चा चुनाव के बाद फिर कभी हाँ कर सकते हैं, हाँ जी हाँ, है बिल्कुल ना। बिल्कुल, हाँ तो हाँ इस पे हम फिर कभी कर सकते हैं, क्योंकि हाँ मैं हाँ हाँ आपकी बहुत बिल्कुल। बातों से सहमत नहीं हूँ। मतलब मेरा मानना है कि भारत का जो चुनाव प्रक्रिया है, जो चुनाव आयोग है, वो उतना पारदर्शी या साफ सुथरा, उतना मतलब वैसा नहीं है। बहुत कुछ अच्छा सीखना अच्छा है, लेकिन ये बात आप अभी नहीं कह सकते हैं और आपको कहना भी नहीं चाहिए, और मैं इन सब मसलों में जाना भी नहीं चाहता हूँ, है ना। अच्छा, मैं भी, मुझे मेरा भी इस मसले पर भी कोई मैंने वैसा कमिटमेंट नहीं है। मेरा दूसरे मसले पर था कि जो लोग नौकरशाही या जो चुनाव आयोग लगाती है, और जितने अधिकारी लोग जितने जतन से कार्य करते हैं ना, उसमें जरूरत है कि लोग इस बात को समझे कि बात बहुत मेहनत हो रहा है, आपको पता है यहाँ बहुत चुनाव मेहनत कैसे हो रहा होते हैं? है। जी पता है बताइए। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में कैमरा चुनाव कैसे होता है? हाँ, कुछ तो मैंने लिखा, आपके द्वारा पता चला यहाँ था। पर आम आदमी चुनाव कराता है। ओह, क्या बात है, माइंड ब्लोइंग। वाह। यहाँ पर आम आदमी चुनाव कराता है। आम आदमी पीठासीन अधिकारी होता है, आम आदमी आम मतदान केंद्र आदमी अधिकारी या होता है। कोई आम आदमी माने कोई कोई भी सरकारी व्यक्ति, वो पदाधिकारी। 10वीं कक्षा का छात्र भी हो सकता है, 18 साल से ऊपर होना चाहिए। अरे वाह। जो ऑस्ट्रेलिया का मतदाता है, वो रिक्शा चलाता हो, भीख मांगता हो, कोई भी हो, अरे वो वाह। मतदान केंद्र अधिकारी बन सकता है, वो वो बन सकता है। और जी जी इस तरह से, और यही, और हर एक मतदाता, यहाँ पर आपको कोई बड़े बड़े ट्रक या कोई मशीन गन लिए हुए आपको फौज नहीं दिखाई पड़ती है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। ऐसा नहीं हाँ दिखाई बहुत पड़ता अच्छा। है कि बैलेट बॉक्स जा रहे हैं या ईवीएम हाँ मशीन जा हाँ रही हाँ हैं, ऐसा हाँ कुछ नहीं हाँ, ये होता तो है। देखते हैं लोग, हम लोग देखते हैं, उसी जगह बिल्कुल पर बिल्कुल। जैसे जैसे इस मतदान केंद्र में मतदान हुआ, जी। ठीक, जब मतदान खत्म अच्छा हुआ तो वही लोग काउंटिंग कर देते हैं, बता देते हैं। अच्छा अच्छा और गत्ते के बक्से होते हैं, अच्छा एक अच्छा हाथ मारिए टूट जाएंगे, अच्छा। फिर भी कहीं पर एक एक मत की धांधली नहीं होती है, कुछ नहीं होता। अरे वाह। इसका माने मतलब क्या गत्ते के है बक्से कि में देखिए, ये ख्याल था, देखते थे कि गत्ते के बक्से पर ये टूट जाए, ये मेरा अंदर ऐसा नहीं था, भाई मुझे लगता था कि गत्ते का बहुत बक्सा मजबूत है, होगा। गत्ते का बक्सा मतलब क्या है? इसको थोड़ा मोटा अरे कर दीजिए, वाह। तो आप मोड़ दीजिए उसको, ऐसे पकड़ के अरे दबोच दीजिए, हो गया। वाह, क्या और बात है। अभी कैनबरा में बोलिए। मतदान चल रहा है, और मुझे लगता है कि 28 या 29 सितंबर से शुरू हुआ था, और 17 आज तक या कल तक चलना है। मतलब इतने दिन लगातार मतदान हाँ चल मैंने रहा पढ़ा है। था, पढ़ा था। इसका जब मन हाँ हो, जहां मन हो, अपना जी जब हाँ उसको सुविधा हो, मतदान करके आ सकता है। जी हाँ। ठीक। अब आप सोचिए, तो अच्छा आपको माफ कीजिएगा। इसका
लेक्चर की जरूरत हाँ नहीं होती यार, लोग परिपक्व हैं, आप मैं अगर समाज परिपक्व है तो हाँ हाँ हाँ। जरूरत नहीं होती इतना। अच्छा माफ कीजिएगा, मैं एक बात थोड़ा सा पूछना चाह रहा हूँ कि अभी जो हम लोग बात करेंगे, मैं थोड़ा सा अनभिज्ञ हूँ कि हम लोग किस किस टॉपिक थोड़ा सा इसमें समावेशित करने वाले हैं, तो अगर कुछ ऐसा हो तो आप बता दें, और नहीं तो फिर हम लोग नहीं बात नहीं करते हैं। नहीं, ये मुझे आपकी कुछ चीजों ने बड़ा प्रभावित किया, तो मुझे लगा कि जो आप कर रहे हैं एक जीवंत रूप में, जी जी जहां तक लोग हमें पढ़ते सुनते हैं, जी वहां तक बात पहुंचे कि देखिए भारत में, देखिए एक बात है, आप भले ही अपनी विनम्रता में उसका स्वीकार हैं, अच्छा। लेकिन भारत में आप जैसे चुनाव लड़ने वाले लोग बहुत नहीं हैं, मतलब उंगली में गिने जाने वाले हो सकते हैं, इतने कम में आते हैं आप। जी। वो आपकी विनम्रता है कि आप जो है अपने आप को उसमें ना माने, लेकिन ये सच है। नहीं इसमें कारण तो है, इसमें कारण है। नहीं, तो अब इसमें मैं ये चाहता हूँ कि जो आपका अनुभव, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि आप चुनाव क्यों हारते हैं। दूसरा, अच्छा। ये जो समय है, चूंकि इसमें आप चुनाव लड़ रहे हैं, नामांकन हो चुका है, बहुत आपको नियम और बाकायदा बहुत ये फॉलो करनी है, लोग नाराज नहीं हो इसकी भी चिंता करनी है आपको। तो हाँ हो सकता है कि बहुत ऐसी बातें जो आप ना कहना चाहें तो नहीं कह सकते हैं, उसमें हाँ कुछ नहीं है। और हाँ हाँ। लेकिन मतलब अगर कुछ घुमा फिरा करके भी बात अपनी रख सकें तो आप अच्छा रहेगा। जैसे क्या कारण है कि भारत की जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, हाँ जो अच्छे लोगों को चुनाव नहीं जिताते हैं, जी बहुत अच्छा। है ना। क्योंकि ठीक। आप चुनाव लड़ रहे हैं और आप इतने बेहतर तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, आप एक मतलब मॉडल के रूप में चुनाव लड़ते हैं, और आप लोगों के बीच जाते हैं, उनके बीच रहते हैं, सीधा उतरते हैं, उनके लिए उपलब्ध रहते हैं। जी जी फिर भी बिल्कुल। फिर भी लोग आपको, मतलब अगर कहा जाए तो आपकी प्राथमिक, जो आप करें ना कि नक्षत्र सीधी लीक मिलाएंगे, मेरा मानना है कि आपका चुनाव में हारना ये हाँ हाँ। आपके प्रयासों की कमी नहीं है, ये अच्छा अच्छा। समाज और लोगों की समझ में कमी भी इसका सबसे प्रमुख कारण मैं मानता हूँ। तो इन सब जी मसलों में आपका क्या मानना है? आप भी यही मानते हैं मैं कि आप कुछ जी और मानते हैं? बताता हूँ। जैसे आपने कहा कि मेरी गलती नहीं है और लोगों की समझदारी, या जो मैं फसल मैं शायद व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ, जो भी लोगों की गलती, मुझे लगता है मेरे विचार से इसको संतुलित करने की आवश्यकता है। अगर मैं एक्टिव हूँ एज ए चुनावी अभ्यर्थी, उम्मीदवार, समाज के एक बुद्धिजीवी के रूप में, जिम्मेवार बुद्धिजीवी के रूप में, तो सबसे पहले मेरी महती जिम्मेवारी, बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है। चाहे मेरे पूर्वज भी लोग रहे हों, हमारे पिताजी भी मैं सुना था मुखिया का चुनाव लड़े थे, ठीक है जो भी हो, तो इस तरह की बात, उनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी। उससे कई लाख गुना आज मेरी जिम्मेवारी है, और आज के बाद जो मेरे बच्चे आएंगे उनकी तो भाई क्या बोले, मुझे तो लगता है करोड़ों अरबों भी मुझे कम लगता है, पता नहीं खरबों गुना उनकी जिम्मेवारी होगी। और जो जनता है, पब्लिक है, उसकी क्या जिम्मेवारी बनती है, मैं थोड़ा सा इसको स्पष्ट करना चाहूंगा इस रूप से कि जैसे मैं थोड़ा सा इतिहास में जाता हूँ कि आज आजादी के पहले या आजादी के बाद हमारे देश में बहुत बड़े बड़े कार्य हुए, कुछ बड़े महान लोगों द्वारा या बड़े ही साधारण लोगों द्वारा बड़े ही जिम्मेवारी पूर्वक लगा कि भाई इस चीज की जरूरत है, उन्होंने कार्य किया। कुछ घटनाएं घटी हैं जिससे हमारा देश आज एक अच्छी स्थिति में है, कुछ प्रगतिशील या विकासशील स्थिति में है। आप इसको जैसे कह सकते हैं कि जैसे श्वेत क्रांति वर्गीस कुरियन ने की थी, या कुछ सरकारी स्तर पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, या आज 10-20 साल पहले जो कहिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार लागू हुआ, या कुछ न्यायिक व्यवस्था द्वारा कहिए कि मंडल कमीशन जो ओबीसी आरक्षण जो लागू किया गया, सरकारी स्तर पर तो ये नाकामयाब हो गया था, पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से थोड़े संशोधन के साथ ये लागू हुआ। या छोटे मोटे कोर्ट द्वारा भी कभी हुआ कि जिसे इंदिरा गांधी को करप्ट या चुनावी संलिप्तता क्या था उसके आरोप में उनका रद्द किया गया, प्रधानमंत्री थे। तो कई तरह की घटनाएं घटी। अब सवाल उठता है कि आम लोग, हम लोग भी हैं उसी में, इन घटनाओं को किस तरह से देखते हैं।
सब लोग कहते हैं अरे बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। ऐसे जो मैंने जो भी कहा अच्छे अच्छे कार्य के बारे में, कुछ दुर्भाग्य से नकारात्मक भी कार्य हुए, खैर छोड़िए, मैं उसकी बात जरूरत होने पर करूंगा। तो ये अच्छे अच्छे कार्य, इससे लोग देखते किस तरह से। तो मैं कहना चाहूंगा कि जैसे आपके घर में बगीचे में आम का पेड़ होगा, या हमारे घर में भी आम का पेड़ है, हम लोग क्या करते हैं कि उसको, कुछ लोग जो है उसको नेचुरल जो पका फल से खाए, लेकिन अधिसंख्य आबादी 99.99% आबादी, मेरे जो, मैं बिहार से में रह रहा हूँ, पटना बिहार, बिहार राज्य की मैं खास करके जानता हूँ, वो पूरी आबादी कैसा आम खा रही है? कार्बेट से पका हुआ। मैं एकाक, जैसे आप बोले कि आप जैसे लोग कम हैं जो इस तरह से चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, तो आम अगर जो खा रहे हैं लोग ना, पहले यही और ज्यादा हम लोग खा लेते थे, कितना हमको लगता है 100 में 10%, या उसके पहले शायद कार्बेट से पकता ही नहीं होगा, मुझे ज्यादा जानकारी। पर आज के समय में कार्बेट का पका हुआ, जो कि लाभदायक तो है ही नहीं, स्वाद उन लोगों को मिल जाता हो, बड़े बड़े धनाढ़ लोग, भले जिस समय गरीब आदमी 100 रुपया आम हो जाता नहीं खा पाते हैं, वो लोग लेते हैं, बड़े चाव से खाते हैं, मैंने कितना अच्छा खरीदा। लेकिन एक जो आदमी पेड़ लगाया है, वो नेचुरल आम खाता है, कोई पैसा नहीं लगता, बल्कि वो टोला पड़ोस में बांटा, हम लोग बांटते हैं, जब ज्यादा हो जाता है तो मैं बांट देता हूँ। पर बाजार का आम तो मैं कदापि नहीं खरीद सकता, वो मुफ्त में भी देंगे तो मैं नहीं खरीद सकता हूँ, मैं नहीं लूंगा, और ना अपने बच्चों को, परिवार को खाने का ये चीज दूंगा। और ना मेरे परिवार ऐसा खाते हैं, वो जानते हैं कि भाई उसको तो हर जा करेगा, स्वाद भले दे दे, और स्वाद भी जो नेचुरल आम में आएगा, वो कार्बेट से पका हुआ आम कहां से आ जाएगा भाई? यही हेर फेर। हमारी जो जनता है, वो पेड़ लगाने का मोल शायद धीरे धीरे भूलती जा रही है, या उसका महत्व समझने में नाकामयाब हो रही है। जीवन की भाग दौड़ापा धापी में उसका जिम्मेवार हम लोग इस रूप में भी है कि भाई उनका जीवन यापन का है, कमजोर है, गरीबी है, अशिक्षा है, वो ढके हुए बेचारे कमाने खाने में, उनको कहाँ फुर्सत के काम का पेड़ लगा दें, एक पपीते का पेड़ लगा दें, एक घर में नीम का पेड़ लगा दें, एक गूलर का पेड़ लगा दें कि जीवन भर सब्जी मुफ्त में, औषधीय सब्जी खाते रहें, सहजन का पेड़ लगा दें, फ्री में खाते रहेंगे। लेकिन नहीं, अशिक्षा है लोगों में, वो लोग नहीं लगा पाते हैं। तो खून पसीने की कमाई, आज मैं जाता हूँ, मैं मध्यम वर्गीय हूँ, ऐसा भी नहीं हूँ, पर जाता हूँ, सब्जी यहाँ 40 रुपये किलो से सारी सब्जियां ऊपर है। कुछ दिन पहले तक, कोरोना के पहले तक, या कोरोना, हम 10 साल से मुझे था कि 20 रुपये से ऊपर का मैं सब्जी खरीदना उचित नहीं समझता था, 20 रुपये के नीचे जो मैं खरीदूंगा। आज 40 रुपये से ऊपर है, मैं झोला लेकर जाता हूँ, और सब लोग देखते हैं, हमारे गांव वाले ही सब सब्जी बेच रहे हैं, वो देखते हैं कि ये राजेश जी आते हैं और सब्जी का दाम एक दो जगह पूछते हैं, बेचारे मायूस होकर झोला लेके वापस लेके चले जाते हैं। मुझे लगता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती, मेरा खेत खाली पड़ा हुआ है, बिगहा का बिगहा, इसी कारण से मैं उस पर खेती नहीं कर पा रहा हूँ, सब्जी नहीं उत्पादन कर पा रहा हूँ, मैंने पेड़ नहीं लगाए, तो मुझे कहां से मिलेगा? तो 50-60 रुपए से ऊपर सब्जी खरीदनी पड़ेगी, पैसा पॉकेट में है नहीं। तो चलो भाई, जो सबसे सस्ता है आलू, इसकी सब्जी बना लो, चना का घुगनी बना लो, ये सब। और क्या है, कहीं मुफ्त में कोई फूल पत्ता है, उड़हुल का फूल है, चलो उसको तोड़ के खा लो, वो इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा, और कुछ जो है शायद वो भी कर देगा। तो मैं तो ठीक है, उड़हुल का पत्ता, सहजन का पत्ता उबाल करके पी ले रहा हूँ, तुलसी का पत्ता, इसी से समझता हूँ हरी सब्जी का शायद कुछ हो जाता होगा, मैं संतोष। पर जो गरीब लोग हैं, उनको तो इतना भी नहीं पता है, खरीद भी नहीं पा रहे हैं जो मुफ्त में प्रकृति प्रदत्त। एक बात याद आ गई सर, मेरे पिताजी ने कहा था कि बेटा, भगवान ने बड़ा गजब की दुनिया बनाया है, जितने अमृत तत्व हैं वो ईश्वर ने मुफ्त दिए हैं, सूरज की रोशनी, पानी, बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जो मुफ्त में हैं, और जो महंगे हैं उसकी इंसान को बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। तो फिर देखिए, वही चुनाव में खर्चा वाला, यही मैं जोड़ देता हूँ कि जो जरूरी है उसमें ज्यादा खर्च नहीं है। तो खैर, मैं विषयांतर कर गया। तो मैं सब्जी नहीं खरीद पाता, लोग नहीं खरीद पाते, कारण क्या है? हमने पेड़ लगाना छोड़ दिया, बीज रोपना छोड़ दिया। आज क्या है, मैं जो 40 साल पहले फूलगोभी खाया,
जो आलू की सब्जी खाई, जो पूरा गांव महक जाता था फूल गोभी, आज वो तो हाइब्रिड आ गया। हम क्या किए, समझिए इस बात को। आज मेरी पीढ़ी हाइब्रिड हो गई, ज्यादा उत्पादन के लोभ में, या जो भी वो मूल बीज जो स्वादिष्ट था वो बहुत सारे समाप्त हो गए। मुझे लगा कि मैं ला करके उसी की खेती करूंगा, ये सब मैं सोचता हूं कि वो जिंदा रहे बीज, वो बीज अब नहीं मिल रहे हैं। लोग हाइब्रिड भोजन कर रहे हैं। पहले जो लोग शाकाहारी करते थे, सर अभी मैं यहाँ में जो चौमोड़ है बिहार से का, 5 साल 6 साल पहले एक भी मीट मुर्गा का दुकान नहीं था। आज पूरे जिला का सबसे ज्यादा दुकान है यहाँ पर। 5 सालों में 20 दुकान होंगे या 37 दुकान होंगे। लोग शाकाहारी छोड़, एक तरफ पैसा भी नहीं है, लेकिन वो भी मुर्गा कौन खा रहे हैं, जो यहाँ मुझे बताने में कोई हिचक नहीं है कि जो एंटीबायोटिक दवा बना बना कर करके खिलाया जा रहा है मुर्गा। सरकार का जो मेडिकल विभाग है ये जांच नहीं रहा है कि लोग क्या खा रहे हैं। वो जो मुर्गा जो चिकन है फार्म का हो, जो भी, वो कैसे जा रहा है मार्केट में, वो लोग खा रहे हैं। जब खाते हैं लोगों का एक्साइटमेंट बढ़ता है, लोगों की सोच बदल रही है, समझदारी बदल रही है। करना चाहिए आम, कर रहे हैं इमली। तो ये सब कारण है सर। तो अब लोगों का सोच कहाँ, किसको दोष दें। हमारी जिम्मेवारी है कि भाई मुर्गा में जो वो चिकन बनता है ऐसा बने कि वो सही रूप से बने। उसको गैर कानूनी दवाएं जो प्रतिबंधित है उसको खिला दिया जाता है। सब्जी जो आज खा रहे हैं पूरी तरह पेस्टिसाइड्स का भयंकर उपयोग। हाँ, प्रकृति प्रदत्त ऑर्गेनिक खेती का कोई बढ़ावा नहीं मिल रहा है। मैं अपने घर में ठीक अलग कर लेता हूँ ऑर्गेनिक खेती, कहीं हमारे अलावा 99.99% पेस्टिसाइड खा रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं। लोगों को सबसे पहले यहां से देखना पड़ेगा सही खान पान, मूल बीज, अपने घर में खेती, बैक टू नेचर। बैक टू नेचर गए बिना आप किसको दोष देंगे। अब हैं भाई, अब आप कह रहे हैं तो शायद हो सकते हैं, मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो लगता है कि बैक टू नेचर अगर जाते हैं, हम उसमें कितना योगदान देते हैं, तो शायद कुछ व्यवस्था बदले, लोगों की सोच बदले, और लोग फिर सही चीज के लिए। जो आपने कहा ना कि लोग मुझे वोट क्यों नहीं देते हैं, सर मैं उन्हें अपने घर का आम दूंगा पका हुआ, वो नहीं खाएंगे। वो कहेंगे अरे मेरा तो कार्बेट वाला आम चाहिए। आज बन गया है, उनकी आदत लग चुकी है कार्बेट वाला आम खाने का। वो पेस्टिसाइड सब्जी खाने की आदत लग चुकी है, वो क्यों मेरा ऑर्गेनिक सब्जी लेंगे। तो शायद मैं नहीं समझा पाया हूं, या मैं क्या बोल तो गया। आपको क्या लगता है कि ये कैसे ठीक हो सकता है? हाँ, तो देखिए अभी जैसा कि मैंने कहा बैक टू नेचर, बहुत सारी चीजों को, जो बहुत सारी पुरातन व्यवस्था में कुछ अच्छी अच्छी चीजें थी, जो जमीनी स्तर की चीजें थी, कि भाई मैं किसी गांव में गया, लोगों से मिला, आज जैसे वो मुझे देखते अरे ये फालतू आदमी आ गया, ये पैसा बस मेरा वोट लेगा फिर नजर नहीं आएगा, और अगर जीत गया तो फिर हमको तो 5 साल देखेगा नहीं, नहीं देखेगा। फिर अपना ये बैंक बैलेंस भरेगा, अपना कुनबे का इकोनॉमिक हालत बढ़ाएगा, स्कॉर्पियो खरीदेगा, ये वो करेगा, और धूरी उड़ाते जाएगा जो कि मेरे बच्चे की आंख में लगेगी। तो वो ऐसे व्यक्ति को क्यों वोट दें जो कि कल को उसी के पैसे से, टैक्स के पैसे से स्कॉर्पियो खरीद के धूरी उड़ाते हुए जाए, और जो उसके बच्चों की आंखों में लगे। अरे वो तो वोट उसको ना देंगे जो कि आए और उसके बच्चे के आंखों में जो कष्ट हो, आंसू हो, उसको पोछे। तो अगर मैं ये विश्वास दिला दूं उन्हें, जो भी अभ्यर्थी ये विश्वास दिला दे कि भैया हम तो आपके बच्चों के आंख के आंसू पोछेंगे, वोट मिलेगा। जब तक नहीं, ये लेकिन अब हमारे इसमें जैसे। इसमें एक सवाल ये खड़ा होता है कि क्या लोग इतना बेवकूफ हैं कि उन्हें दिखता नहीं है कि ये आदमी धूल उड़ा के चला जाएगा? वो धूल उड़ाने देखिए, वालों को ही मतदान क्यों करते हैं? तभी तो वो हाँ, मैं जीतते यही हैं। मैं यही बात कहा कि जो कार्बेट वाला आम लोग आज खा रहे हैं, क्या वो नहीं जान रहे हैं कि कार्बेट वाला आम हर्जा करता है? क्या वो नहीं जानते हैं कि जो नेचुरल आम है, पेड़ का पका हुआ ऑर्गेनिक आम, वो कितना अमृत है, कितना सुस्वादु है। फिर भी उनकी जो, देखिए मैंने एक चीज लिखी थी कि उनकी जो एक मानसिकता है एकदम से जो शिथिल हो गई है। देखिए मैंने एक चीज लिखा था कि आज के बदलते युग में हर लोगों का जवाबदेही बनता है कि जो शिथिल और अप्रभावी जो तत्व है उसको बहिष्कार करें।
प्रखर अप्रभावित दृष्टिकोण का समर्थन दे। अब ये बात नहीं बन रही है, तो कहीं ना कहीं मुद्दा यहीं अटका हुआ है कि भाई ये होगा कैसे। तो अब तो कोई चांद पर से नहीं आएगा। आप सर्व भी कर सकते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं, करने को तो मैं जो इंडिया में राणा बिघा गांव में नालंदा में बैठा हुआ हूं, अपने क्षेत्र का कम से कम मेरी ही जिम्मेवारी है कि मैं ये बताऊं कि भैया आप अगर नए ऑर्गेनिक आम खाइएगा तो ये सिर्फ नुकसान करेगा, और उसके अलावा भी ये नुकसान का असर हम पर भी पड़ेगा। ये तो जैसे अपने विवेक शक्ति से बताना होगा, जैसे बताएं, जिस उदाहरण से बताएं, उनके साथ काम करें, उनकी समस्याओं के साथ उठे बैठे उनको। ये जैसे आप किसी मित्र से हमारी दोस्ती होती है, कहीं मैं गया, एक वैग दिल्ली बॉम्बे, एक वैग आदमी से टच हो जाता है। क्यों हो जाता है? उसे लगता है कि ये आदमी बड़ा अच्छा है, ये मेरे प्रति संवेदनशील है, ये यार मेरा भाई और भी जो बंधु बांधव उससे भी ये बेस्ट मेरा ख्याल रख सकता है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि क्या लोग बेवकूफ है? नहीं, बिल्कुल नहीं बेवकूफ है। वो इंतजार कर रहे हैं कि ऐसा कोई मिले जिससे मेरा टच हो जाए, फिर वो जीवन पर्यंत मैं रहूं या जो रहे उसको भूलेंगे नहीं, जीवन पर्यंत नहीं भूलेंगे। तो मेरा ये वो जो टच खोज रहे हैं, संवेदनशील सदाचारी टच, वो मैं देने में कहीं ना कहीं मेरे जैसे लोग या मैं असफल रहा हूं। मुझे इसमें सफलता लेनी होगी, मैं वो टच दे दूंगा। तो यहाँ पर आप भरोसा थोड़ा करेंगे। असहमत हूँ। आप अभियान पे लगे हैं लोगों को जागरूक करने पर, और देखिए मैं ये अगर मान भी लूं कि आप में वो सदाचारी और या वो टच वो नहीं देख पा रहे हैं, ठीक, जी हाँ, लेकिन नहीं देख सवाल पाते। ये खड़ा होता है कि जिनका वो चयन कर रहे हैं उनमें कौन सा सदाचार देख पा रहे हैं वो। हाँ हाँ, देखिए अब इसका क्या मापदंड है कि जो जिसको देख रहे हैं उसको जो इसका बोलो मत उसमें कौन सदाचार? एक मिनट, बिल्कुल, इसका मतलब ये हुआ कि या तो हम बहुत बुरा चुनेंगे लेकिन हम कम अच्छा नहीं चुनेंगे, ये कौन सी बात हुई? बता रहा हूँ मैंने। देखिए आप यहाँ पर एक हिटलर की आत्मकथा है, मेरा संघर्ष। ये देखिए मैंने इसे पढ़ा, मैं पूरा भी नहीं पढ़ पाया, और जब मैं मुझे मौका मिलता था मैं पढ़ा, थोड़ा आधा मैं पढ़ पाया, उसमें मैंने कुछ नोट भी कर। उसमें एक ही डायलॉग उसका याद है, और मुझे लगता है कि आज के जितने भी बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं, शायद मैं गलत हूं, मैं माफी चाहूंगा, तो लगभग सारे राजनीतिक उसी को वाक्य को लेकर के अपनी पूरी राजनीतिक प्रक्रिया पारी खेल रहे हैं। हिटलर ने एक बात कही कि जनता, आम जनता जिसे उम्मीदवार, जो भी उम्मीदवार राजनीतिक लीडर उसे मानती है जो कि दबंग हो, सबसे बड़ा प्रभावशाली हो। माने दबंग इस रूप में कि वो बहुत बड़ा, माने मजबूत स्थिति में, ये वो सोशल एक्टिविटीज हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, सबका ख्याल रखता है, ईमानदारी से काम करता है, कर्मठता है, ये सब की बात नहीं कर रहा है वो। हिटलर ने कहा कि जो आम मतदाता, जो अच्छा मतदाता कैसा, जो कि वही गरीब है, परेशान है, बुद्धिजीवी के बारे में वो नहीं बोल रहे हैं, जो परेशान है, फटेहाल है, वो जो गांधी जिन्होंने कहा कि अंतिम पायदान पर खड़ा जो व्यक्ति है, वही लोग, इतने थके हारे जो निराश लोग हैं, वो लीडर उसे मानती है जो कि दबंग हो। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर जानेगा कि अच्छा इसने नरसंहार करवा दिया, अरे भाई यही मेरा लीडर है। एक बड़ा कोइंसिडेंस है, कोइंसिडेंस है कि अगर उसके बेटे को कोई एक थप्पड़ मार दे तो जीवन भर उसे अपना दुश्मन मानेगा, लेकिन अगर कोई लीडर राष्ट्रीय पैमाने पर, प्रादेशिक स्तर पर अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए, लोगों का ध्रुवीकरण करने के लिए बड़ा नरसंहार करवा दे, कुछ कर दे, वो वही व्यक्ति उसे लीडर मान लेता है। वही हारा हुआ निराश व्यक्ति जो कि उसके बेटे को एक थप्पड़ को मार दे, उसे जिंदगी भर बर्दाश्त नहीं करेगा, उसको जिंदगी भर दोषी मानेगा। लेकिन वही व्यक्ति राजनीतिक परिदृश्य में लीडर उसे मान रहा है, अच्छा जो नरसंहार किया, जो जिसके आगे इतना बड़े बड़े राइफलधारी, ये वो गुर्गे और माफिया, बड़ा ये है, फला फला सिंह फला, ये है माफिया में बड़ा नाम आता है। सवाल उठता है क्यों मानता है? अपने बेटे को जो मारा उसको तो दोषी मानता है, उसको क्यों मान रहा है लीडर? उसका भी कारण मुझे लगा, जो मैंने निकाला, वो हिटलर ने नहीं बताया, वो मैंने निकाला। उसको वोट इसलिए देता है, भले ही बड़ा माफिया हो, नरसंहारक हो, माने गुंडा हो, भ्रष्ट हो, सारा पैसा लूट रहा है,
जान रहा है कि बड़ा घोटाला किया, फिर मैं वोट उसे दूंगा। क्यों? कारण है, आज का जो हमारा समाज है वो कहीं न कहीं एक शब्द है प्रतिक्रियावादी। शायद आप भी इससे 2-4 जब फील्ड में गए हो देखते हो, प्रतिक्रियावादी। हमारे जो निराश लोग, निराश जनता है, वो प्रतिक्रियावाद से बुरी तरह प्रभावित है। उसे लगता है क्या कि मुझे जो सड़क, मकान, बच्चों की शिक्षा, अस्पताल बाद में चाहिए, सबसे पहले वो गुस्से में है। शायद अपने पड़ोसी से हो, या एक कोई कम्युनिटी से हो, कोई दूसरी जाति से हो, जिससे हो, उसे लगता है कि उससे मैं बदला लूं, उससे मैं नीचा दिखा दूं, मैं ऐसा करूं जिससे वो अपमानित हो। वो क्या करता है साहब? देखता है उसे अपमानित करने वाली शक्तियां कौन है, तो वो जो नरसंहार कर रहा है ना, वो है, उससे वो अपमानित होता है। उसी व्यक्ति में दम है जो कहता है कि तुम्हारा तो मैं वो हालत करूंगा कि शायद देश से बाहर तुमको जाना पड़े, गांव तो छोड़ो, देश से बाहर जाना पड़े। तो वो शक्तियां क्या करती है कि मैं उसे वोट दूंगा, जिससे कि वो जो मेरा, जिससे मैं नफरत करता हूं ना, या जिसे मैं अपना कंपटीटर समझता हूं, मैं 12 घंटा मेहनत कर रहा हूं, मेरे को 200 रुपया होता है इनकम, 400 रुपया। वो मेहनत कर रहा है, वो 1000 रुपया कमा लेता है, वो गाड़ी से घूमता है। अरे भैया, तुम्हारे मेहनत उसके मेहनत में अंतर होगा, तुम जलते क्यों हो? ये नहीं समझ रहा कि उसकी मेहनत की क्वालिटी मुझसे बेहतर है, उसके समाज में मेहनत करने का, संघर्ष करने का जज्बा मेरे समाज से बहुत बेहतर है। तो मैं उसके जज्बा को सीखूं, मैं उसका संवरण करूं, मैं भी अपने समाज में वो चिल्लाऊं जिससे मेरा भी इनकम ज्यादा हो। नहीं, ये तो हम करेंगे नहीं, हम उससे जलेंगे। तो जब जलेंगे तो उसको अपमानित करने वाला कौन है? तो फलना लीडर है, मैं उसे वोट दूंगा। मुझे तो स्कूल, अस्पताल, अपनी घर, मकान, नाली की सफाई, ये सब बाद में चाहिए। ये बात होती है सर। जी, अब आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल है। आपको क्या लगता है कि भारत में, विशेषकर बिहार में, लोगों को किस तरह के प्रत्याशियों का चयन करना चाहिए? देखिए, ये तो सब लोग जान रहे हैं, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं है मेरे हिसाब से। खैर, आपका सवाल गंभीर है, माफ कीजिएगा। तो अब दो तरह की बातें हैं। लोग, एक जो वेल नोन है, जग प्रसिद्ध है कि प्रत्याशी ईमानदार हो, कर्मठ हो, दायित्व का निर्वहन करने वाला, ये सब जग जाहिर है, ठीक है, काम तो इतना ही से चल रहा है। पर हाँ, ये बात मैंने सुनी थी अपने बाप दादाओं से, 1980 के दशक में, 70 के दशक से मैं सुनते आ रहा हूँ। पर हाँ, आज 2020 है, 2021 आने वाला है, थोड़ा सा तो, कम से कम थोड़ा नहीं, बहुत परिवर्तन हुआ है। आज सोशल मीडिया आ गया। सोशल मीडिया पर जितने मेरे बच्चे हैं, युवाएं हैं, युवा लोग हैं, या हमारी उम्र के लोग हैं, या हमारे चचा दादा की उम्र के हैं, जो भी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, लड़कियां, आज तो सबसे हमारे देश में अगर कोई बहुत मुश्किल में है तो वो किशोरियां, युवतियां, बेचारी, क्या कहा जाए, वो तो गजब, घर से बाहर निकलते हैं उसे बहुत सारी चीजों का समस्या है। हम लोग तो बूढ़े बूढ़े लड़के निकल जाते हैं बेखौफ, रात हो दिन हो कुछ भी। अब ये जो बच्चियां हैं, किशोरियां हैं, खास करके, या उनके जो माँ पिता हैं, उनके लिए एक समस्या है कि युग बदला है, समय बदला है, परंपराएं बदली हैं, मूल्य बदले हैं। आज संयुक्त परिवार बहुत कम तर रह गए, उदाहरण या नाम पर रह गए हों। आज एकल परिवार का बढ़ गया। इसमें जो पॉलिटिकल उम्मीदवार हैं, उनकी जिम्मेवारी इतनी बढ़ गई है कि जो मैं बता नहीं सकता हूँ। खैर, वो मैंने विकास के अलावे सोशल जो है, ये सब से संबंधित मैं बोल रहा था कि जो एकल परिवार है, आज खाना, जो पहले गांव में मैंने 20 परिवार रहते थे, आज वही लोग 200 परिवार हो गए, जो कि 20 परिवार रह सकते थे एक साथ। तो जहां खाना 20 जगह क्या एक जगह पकना चाहिए पूरे गांव में, एक है ऐसी व्यवस्था जो कि राजनीतिक लोग, लीडर लोग कर सकते हैं। वो देखिए, मैं आज चुनाव लड़ रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे जैसे लोग जीते या न जीते, काम तो हम करेंगे। गांव में क्या ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि एक जगह खाना पके, जो कि शादी ब्याह में, मरनी, श्राद्ध में जो बनते हैं एक जगह, क्या रोज वैसा खाना नहीं बन सकता है? लोग पैसा दें और भोजन ले जाए।
या वहीं जाके खा लें एक जगह, रोज खाना खाएं, जो बड़ा चबूतरा हम लोग के गांव में, हर गांव में है, क्या वो व्यवस्था नहीं बन सकती है? खैर, मैं इस पर बाद में आऊंगा। तो एक प्रत्याशी कैसे होने चाहिए इस मामले में, आज सोशल मीडिया आ गया है, हर युवा आज जो आईटी में है, सब लोग हैं, ये नजरिया बड़ा व्यापक हो गया है। आज उम्मीदवार वही बेहतर हो सकते हैं जिनका नजरिया जमीन से लेके आसमान तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूरब से लेके पश्चिम तक अत्यंत ही व्यापक हो, उदार हो, सहिष्णु भी हो, पढ़े लिखे हो, इसका तो खैर कोई शक ही नहीं है, जितनी उच्च योग्यताधारी हो। पर इन सबसे ज्यादा जो मुख्य बातें होती है कि वो एक सामाजिक चिंतक हो, सामाजिक चिंतक हो, लोगों का कैसे वो देखते हैं समाज को, वो आगे 50-100 साल के बाद अपने देश, अपने क्षेत्र को किस रूप से देखना चाह रहे हैं, ये लोगों को देखना होगा। और ये उम्मीदवार को बताना होगा कि मैं 50-100 साल के बाद जो ये हमारा क्षेत्र है, हमारा देश है, वो मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, मैं क्या बनते देखना चाहता हूँ। मोटा मोटी बात यही है कि आप भले अत्याधुनिक समय जो आ रहे हो, आईटी युग आ रहा हो, डिजिटल युग आ रहा हो, सारी चीजें हैं, लेकिन आप प्रत्याशी उसे चुने जो कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़ाव रखे, जमीन से, जमीनी स्तर की बहुत सारे जो बातें उसको समझता हो, बहुत जरूरी है। हमारी बच्चियां आज जब निकलती हैं, वो कैसे कैसे संघर्षों से दो चार होने रही हैं, उनके माँ बाप की ही चिंता नहीं, एक प्रत्याशी को भी होना चाहिए। हमारे बच्चे, युवा, किशोर जो आज इधर उधर ऐसे ही मोबाइल लेके बैठे हुए हैं, और माफ कीजिएगा सबसे बड़ी चीज कि उस मोबाइल पर क्या देख रहे हैं, ये देखने वाला का अभिभावक हो या ना हो, वो सामाजिक वहां के लोग हो ना हो, ये उस प्रत्याशी के दिलो दिमाग में होना चाहिए। हमारे बच्चे, हमारे लोग आज जो सोशल मीडिया पर बहुत सारे लाभदायक चीजें हैं वो देखते हैं, या जो कुछ नकारात्मक चीजें हैं वो देखते हैं, ये बहुत मायने रखता है। आज सोसाइटी में बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं, इसका बहुत प्रभाव पड़ रहा है कि मोबाइल पर कुछ अवांछनीय हमारे बच्चे, युवा आज बिना किसी अथी के जो देख ले रहे हैं, नियंत्रण अनियंत्रित होकर के, ये सब कारण बन रहा है, तो ये सब देखना है। एक हंसिएगा नहीं, एक बड़ा मेरे मन में इच्छा हो रही तो सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। यदि आप विधायक बन जाते हैं, हाँ, तो अगले 5 वर्षों तक क्या करेंगे? अच्छा, देखिए उसमें मैंने एक दो लाइन में मैं ये बात कहूंगा। एक लाइन ये है जो कि व्यापक दृष्टिकोण रखता है कि आप, अब जैसे आपने कहा ना कि आप हंसेगा नहीं, तो मैं भी बड़ी बात कह दूं, आप लोग भी ना हंसे, कि ये विश्व शांति का एक लक्ष्य रहा प्रारंभ काल से ही, बुद्ध का हो, महावीर का हो, आज हमारे जो रिनेसा के वाहक रहे हैं, राजा राम मोहन राय, या आपके गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, सभी लोग जो पुनर्जागरण के वाहक रहे, सभी लोगों का है एक चीज रहा कि भाई लोगों का जीवन शांत, सुखमय, हरा वातावरण, प्रकृतिमय हो, समाज में सहिष्णुता रहे, आपसी भाईचारा एकता का भरपूर घालमेल हो। एक तरफ हो जाती है बात, दूसरी तरफ आपके देश को मैं देखता हूं, जब ऑस्ट्रेलिया, वहां जब ओलंपिक खेल के आयोजन होते हैं, चीन में होते हैं, इंग्लैंड में होते हैं, मुझे एक ही चीज लगता है, मेरे नालंदा में क्यों नहीं हो रहे हैं वो खेल? क्या वहां पर जो लोग हैं, आप जैसे लोग, आप जिस देश में हैं वहां के जो प्यारे प्यारे देशवासी हैं, क्या मेरे वो प्यारे देशवासी में कमी क्या है? यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा सुदृढ़ क्यों नहीं हुआ कि ओलंपिक गेम्स तो दूर कहिए, एशियाड
एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल खेल लेने में ना कुछ चने चबाने पड़ रहे हैं। ठीक है, ये 2009 में या 10 में जो हुआ था, ठीक है, पर हुए भी तो किस तरह के, कितने माने की हुई बदनामी के साथ होते हैं। तो खैर ठीक है। तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, मेरा जिला, मैंने पिछले चुनाव में ये बात भी की, लिखा था वह मैं यहाँ अगर जीतूंगा तो ओलंपिक गेम्स करवाऊंगा नालंदा जिला में। अब इसी पर मैं बोल रहा था कि ये हंसने की भी बात हो सकती है कि अरे भारत में दिल्ली और बॉम्बे में तो ठिकाने नहीं, नालंदा में राजेश जी करवाएंगे। बिल्कुल करवाऊंगा। भागीरथी ने जब गंगा को निकाल दिया तो मैं क्यों नहीं करवा सकता हूँ। और अगर मैं ओलंपिक गेम्स कराने लायक, मैं अपने क्षेत्र को डेवलपमेंट का मैं एक मास्टर प्लान या जो भी मैं योजना का क्रियान्वयन करने पर आगे बढ़ता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं इसी में, अकेले तो मैं नहीं करूंगा, उसके लिए मुझे यहाँ के लोग जितने विस्तृत व्यापक रूप से हो, सबसे पहले तो मुझे यहाँ लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना पड़ेगा। पैसा तो कोई कमी नहीं है। मैं आज अगर विधायक बन जाऊं तो पैसा लाख करोड़ अरब खरब आते यहाँ गिरते 1 मिनट नहीं लगेगा सर। मैं लोगों को बताऊंगा भी कि अरब खरब तो मैंने कह लीजिए पूरे दुनिया का संपत्ति नालंदा क्षेत्र में आके गिरेगा, लेकिन क्या मैं इसे संभालने लायक तैयार हूं? मेरे पास वो रोड मैप है। पैसे की कमी नहीं है दुनिया में, किसी भी क्षेत्र के लिए, चाहे नालंदा के लिए हो चाहे कैनबरा के लिए। पैसे की कमी तो हो ही नहीं सकती है। ठीक है, मेरे पॉकेट में नहीं हो, मेरे पॉकेट में संसाधन नहीं, उससे क्या पड़ता है? पृथ्वी पर भरा हुआ है सब जगह के लिए। काम तो हो, आप काम कीजिए, तुरंत संसाधन आ जाएगा। गुड़ है तो सारी चींटियां आ जाती हैं, बुलाना नहीं पड़ता है। तो ही है कि मैं अगर अपने क्षेत्र को ओलंपिक स्तर खेल आयोजन के लायक मैं चाहूंगा कि मैं बनाऊं। इसी में सारी बातें हैं, इसी में ये तभी बनेगा जब शिक्षा हो, खेल का ऑडिटोरियम वगैरह हो, तरन ताल हो, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो ये सब करने में सारी मशीनरीज, प्रशासनिक व्यवस्था, सबकी गुणवत्ता बढ़ानी होगी। पैसा खाली आ जाए वैसे थोड़े बन जाएगा। वैसे तो अगर एक खराब इसमें सवाल ये खड़ा होता है कि भारत में जी हाँ, विधायक को, सांसद को, जनप्रतिनिधि को जी अधिकार नहीं होते हैं। क्या अधिकार नहीं होते हैं? आप बताइए कि एक विधायक को अपने क्षेत्र में काम करने के लिए क्या अधिकार है? मैं पूछता हूँ कि विधायक तो आप छोड़िए, बिना नौकरशाही के गए हुए, मैं बताता हूँ सर, नौकरशाही के गति के द्वारा, जैसे जिलाधिकारी को अधिकार नहीं, माफ कीजिएगा सर, पता नहीं मुझे, विधायक को अधिकार नहीं, पता नहीं मुझे कैसे बात करनी चाहिए, इसलिए मैं माफी चाहूंगा। पर मुख्य आप ध्यान दीजिएगा कि मैं कह क्या रहा हूँ। मैं कहता हूँ विधायक की तो छोड़िए, एक सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की तो मैं बात ही नहीं करूंगा कि उन्हें क्या अधिकार नहीं है। एक आम आदमी पूरे पृथ्वी का कहीं का जो वासी है, चाहे कैनबरा हो, चाइना हो या राणा बिघा नालंदा का हो, कहीं का एक आदमी के पास क्या अधिकार, क्या शक्ति नहीं है? नहीं तो वो विधायक तो बहुत बड़ी बात हो सकती है। तो वो तो जज्बा से होता है सर। आप, मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि ऐसे तो कहिए तो इंदिरा गांधी ने जो, सॉरी, वो तो 10 कर्तव्य बताई। यहाँ पर अभी हम चर्चा ये कर रहे हैं कि आप विधायक बनकर क्या करें। मैं वही बात कर रहा हूँ कि विधायक के जो अधिकार हैं, उसके पहले हमारे संविधान ने नागरिक को भी 10 अधिकार दिए हैं। मैं सोचता था बार बार कि ये जो 10 अधिकार हैं, मुझे एक भी लोग नहीं मिलते थे अगल बगल। मैं शायद, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, या शायद मैं गलत हूं, मैं तो लगता है कि मैं गलत हूं। एक भी आदमी मुझे नहीं मिले जो कि उन अधिकारों का पालन करने के लिए 100% जागरूक हो। एक भी व्यक्ति नहीं मिले जो इंदिरा गांधी के प्रयोजन से 10 कर्तव्य आए, वो एक भी कर्तव्य निभाते हों। कभी उस पर बात होगी? मैं देखता हूं एक कर्तव्य लोग नहीं निभा रहे हैं, एक अधिकार का पालन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। और अगर जो भी अधिकारों का पालन कर रहे हैं तो अपने स्वार्थ में उस अधिकारों को घुमाकर, अपने स्वार्थ में, जहां उनका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। भारत का एक सबसे निरीह आदमी है, सबसे आर्थिक रूप से सबसे कमजोर आदमी है, भिखारी है भारत का, बहुत भिखारी है भारत। मुझे ऐसा, लाखों भिखारी हैं। तो मेरा कहना है कि इसे दूसरे रूप से देखूंगा। उनके पास कौन से अधिकार है?
मैं बता रहा हूँ, मैं इसे दूसरे रूप से देखूंगा कि जैसे भारत में गांधी थे, वो दक्षिण अफ्रीका गए और वहां कुछ ऐसा कार्य हुआ जिससे कि उन्हें भारत बुलाया गया या वे आए। तो आप अगर कहते हैं कि कुछ होने के लिए पैसा या संसाधन से ही है, ठीक है, हो सकता है। नहीं, मैं पैसे संसाधन की मैंने बात ही नहीं की है। जी। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने कहा कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाना चाहते हैं, है ना। अच्छा। देखिए, मुझे मुझे बहुत खुशी होगी कि यदि आप अपने क्षेत्र में ओलंपियाड करवाते हैं, तो मेरी शुभकामनाएं भी आपके साथ होंगी। बिल्कुल। लेकिन मैं वो समझना चाह रहा हूँ कि प्रैक्टिकली कैसे करेंगे इसको आप। मैं बता रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ उसी पे, थोड़ा सा मुझे समय दें। और एक बात मैं कह देना चाहूंगा कि मेरा इंटरनेट स्पीड का कुछ मैसेज आया था, तो अगर कट जाए किसी कारण से तो मैं तुरंत मिनट के अंदर ही फिर मैं वापस जोड़ लूंगा। मैं बता दे रहा हूँ, अगर किसी कोई कोई तकनीकी बात नहीं। वजह से, ठीक है ना, वो हो जाएगा, उसमें कोई व्यवधान नहीं आएगा। वो शायद आपसे कह रहा होगा कि आप इसको चार्ज कर लें, बैटरी वगैरह लो हो रही है इसमें। अच्छा, नहीं बैटरी चलेगा, बैटरी में नहीं दिक्कत है। वो खैर जो भी हो, किसी कारण से हो तो मैं जोड़ लूंगा, मैं इसको मैंने बता देना चाहता हूँ। खैर देखिए, मैं बात कर रहा था कि कोई भी एक व्यक्ति, एक गांधी तो किसी पोस्ट पर नहीं रहे, लेकिन वो अपने जज्बे से पूरे देश को जोड़ लिया। और जब देश जुटा, उनके साथ पटेल, नेहरू, सुभाष, भले बाद में अलग हो जाए, और अब्दुल गफ्फार खान, जितने जितने कर्मयोगी लोग जुटे, जितने भी, शायद कुछ समय तक जिन्ना भी जुटे हों या नहीं, मुझे ठीक से इस बारे में पता नहीं, खैर जितने भी कर्मयोगी जुटे, तो जब ये सारे लोग जुटे तो क्या हुआ, एक भारत देश का नवनिर्माण हुआ। ठीक है, संसाधन की बात जो भी आती है वो अपनी जगह पर आती है। अब मैं लाता हूं कि एक विधायक, अरे एक विधायक तो एक आम आदमी से ऊपर का चीज है, उसके पास बहुत सारी विधायी शक्तियां हैं, बहुत सारी हैं, या कुछ कम जो भी हों। वही वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ जी कि हाँ। आपके एक विधायक के पास अपने क्षेत्र के लिए, ध्यान दीजिए, मुझे अपने क्षेत्र के लिए कौन सी विधायी शक्तियां हैं, वही मैं समझना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है। तो इसमें अभी तो थोड़ा सा मैं विशेष भी अध्ययन नहीं कर पाया हूँ, थोड़ा सा मुझे लगा है कि बहुत सारी चीजें हैं मैं कर सकता हूँ। खैर जो मुख्य बातें हैं वो मैं मोटा मोटी बता दूंगा कि अब जैसे देश का अगर आप ऐसे कहिए क्षेत्र का, तो बहुत सारा चीजें कि मुझे लगा कि अगर मेरे क्षेत्र में विद्यालय ही हैं, अब देखिए ये विधायक शक्तियां हैं, इस मामले में मैं माफी चाहूंगा, इस बारे में मुझे थोड़ा सा और अध्ययन की आवश्यकता होगी, और मुझे लगता है कि मैं जब जानूंगा तो उसका मैं बहुत सदुपयोग करूंगा। मैं इस पर थोड़ा सा मैं शर्मिंदा हूँ, जितना इस मेरी बारे में मैं, जानकारी है, हाँ, एक विधायक विद्यालय नहीं खोल सकता है। नहीं मैं विद्यालय खोलने की बात नहीं कर रहा था, मैं जी। खोलने की बात नहीं कर रहा था। मैं बात कर रहा था कि ये कोई भी जो विधायक हो या सांसद हो या कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो, देखिए मैं जो भी डेवलपमेंट करने की बात कर रहा हूँ एक सामाजिक कार्यकर्ता रूप से, ठीक है, कल को मुझे वो शक्ति मिलेगी, कुछ तो मैं पर आजकल में ही पता करूंगा कर, अब देखिए ये बात आ गई तो मैं आज इस चीज को बहुत देखिए, ध्यान दूंगा। हम मोटा मोटा स्वास्थ्य के मामले में एक विधायक को अपने क्षेत्र के लिए कौन से अधिकार हैं, कौन शक्तियां हैं? जी नहीं है। शिक्षा के मामले में क्या शक्तियां हैं? नहीं है। ठीक है। भारत में जो शक्तियां हैं वो अच्छा, नौकरशाही के हाथों में नहीं है। ठीक है। ठीक? उन्हें शायद कुछ फंड मिलता है, 5 करोड़ 10 करोड़, वो अपना सुविधा अनुसार विकास का वो काम भी करवाते हैं, विधायक अपनी इच्छा अनुसार नहीं खर्च कर सकता है। उसको अनुशंसित कर भी देते हैं। नौकरशाही हाँ के चैनल से ही होके आना पड़ता है। चलिए ठीक है, वो विषय थोड़ा दूसरा, मैं समझ नहीं पाया, आप समझ में बात आपकी आ गई। ठीक है, मैं समझ गया बात, कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे थे, ठीक नहीं, है। मैं हाँ केवल विधायक निधि की बात नहीं कर रहा हूँ। जो अच्छा, देखिए, हाँ 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 सही बात। नाम भले ही विधायक निधि है, सांसद सांसद निधि है, जी हाँ जी। लेकिन वो भी विधायक और सांसद अपनी इच्छा से नहीं खर्च कर सकते हैं। तो वो तो बात सर ऊपर तक भी है, मंत्रिमंडल जो फैसला लेती है उसका तो लेकिन सचिव ही ले, सिग्नेचर करता है, लेकिन लेकिन सचिव। लेकिन जो जिले स्तर की जो नौकरशाही है, जी हाँ। वो बहुत सारे फंड को, हाँ, विधायक निधि तो केवल 5 कौड़ी होती है, एक जिलाधिकारी के पास ढेर सारा इतना फंड होता है जिसको जैसे मर्जी वैसे कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ठीक, उसके पास अधिकार होते हैं। एक विधायक अगर हस्ताक्षर करे, कागज पत्रों में मतलब नहीं है। अच्छा कोई अधिकारी, एक छोटा सा अदना सा भी अधिकारी होगा, वो आंसर है, उसका मतलब है। अच्छा। आप बताएं। देखिए मेरा जो परिप्रेक्ष्य बताने का ये मैं था कि आप विधायक को, देखिए, विधायक मैं को आपको आप,
मैं आपको जहां पे लाना चाहता हूँ वो ये है कि मेरा ये कहना है कि भारत दुनिया के उन हम्म, कथित लोकतांत्रिक देशों में है जी जहां पर जन प्रतिनिधियों को शक्तियां नहीं है, अधिकार नहीं है। ठीक है। मैं इसको इस रूप में जो देखता हूँ बताता हूँ कि मैं विधायक को एक लीडर के रूप में देखता हूँ। ठीक है, एमएलए की जो भी आम और एमएलए आप है। क्या देखते हैं उसमें कोई हाँ, मतलब नहीं है ना। आम नहीं नहीं व्यक्ति ठीक किस है। रूप आम व्यक्ति किस रूप, जैसे आप गांधी की बात करते हैं जी हाँ, एक तो लीडर, लीडर रूप में। कितने गांधी हो गए देश में? हाँ ठीक है, एक एक हुए। गांधी हुआ। कितने बाबा साहेब हो गए? एक हुआ। एक हुए, एक हुए। तो उनकी बात हम नहीं कर सकते हैं, हम और आप जी हाँ, आम जी हाँ, आदमी की बात कर रहे हैं। आम आदमी जी कहाँ हाँ, खड़ा होता है? सही है, मेरा कहना है कि हाँ, और दूसरा, गांधी जी किसी कोई भिखारी नहीं थे, किसी भिखारी जी के पुत्र भी नहीं थे वो। जी हाँ, जी हाँ, और मतलब उसमें जाएंगे तो बहुत मसले निकल के आते हैं फिर। मैं जी ये कहना चाहता बिल्कुल हूँ कि बिल्कुल, जो दुनिया के निकलेंगे। सभ्य लोकतंत्र हैं, हाँ हाँ हाँ, जो दुनिया के विकसित लोकतंत्र हैं, हाँ हाँ, वहां पर जन हम्म, प्रतिनिधियों के हाथों में शक्तियां, अधिकार वो निहित है, जी हाँ, नौकरशाही के हाथ में नहीं है। जी हाँ, जी हाँ, भारत में क्या है, कहने के लिए लोकतंत्र है। लोकतंत्र विधायक का काम सिर्फ इतना कि आप भाई विधानसभा पहुंचो, हाँ वहां हाँ, बैठक हो, तो वहां पर हाँ जाकर के जो कानून बन रहा है, लोगों को ये लगता है कि हाँ, विधायक कानून बनाने में मदद करता है या कानून बनाने का अधिकार है उसको। मेरा ठीक मानना है ठीक, कि व्यवहारिक रूप में उसको वो भी अधिकार नहीं है। अगर आप सत्ता पक्ष के नहीं है तो आप हाँ बस हाँ, कुर्सी तोड़े रहिए, आप वेतन ठीक, लीजिए और थोड़ा बहुत हाँ भत्ता हाँ। वत्ता लीजिए, बस जय राम जी की, और कुछ मतलब नहीं आपसे। अच्छा देखिए, मैं अब थोड़ी सी अपनी बात को एक, मैंने 1 मिनट का एक नहीं नहीं, संदर्भ के अब माध्यम मेरा एक से। सवाल, एक और सवाल आता है, माफी चाहूंगा, अब एक सवाल बच जी जाता हाँ, है। व्यवहारिक बात करें थोड़ा सा, जी, ऐसी परिस्थितियों में आप एक देखिए, आप जो भी कुछ मॉडल खड़ा कर रहे हैं, जैसे मैं, मुझे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, ये कि जो बहुत कम पैसों में, जी, ठीक, आप चुनाव लड़ रहे हैं, जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरा, हाँ हाँ, इससे भी बड़ा आप काम जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि आप चुनाव लड़ने का जो पूरा ये जो कार्यक्रम है आपका पूरा, हाँ हाँ, सारी हम्म, गतिविधियां क्रियाएं मिलाकर, हम्म, ये आप आम लोगों को जागरूक बनाने के लिए, उनको उनकी लोकतांत्रिक समझ बढ़ाने के लिए ये आपका मुख्य एजेंडा है। बिल्कुल बिल्कुल। जी, ये बहुत ज्यादा मतलब तहे दिल से बड़ी काबिले तारीफ चीज है, मतलब ये जिसकी, जी आपकी हाँ, सबसे शानदार चीजें हैं, देखिए। जी एक, हाँ, तो अब देखिए, इन दो चीजों के लिए सलाम आप, जी, और शायद हम और आप, जो मुझे इच्छा हुई कि आपसे बातचीत, तो उसका उसका कारण भी यही दो चीजें हैं। अच्छा, सवाल ये खड़ा होता है, जी सवाल ये हाँ, खड़ा होता है कि जब भारत में हाँ जो जो भी लोकतांत्रिक ढांचा है वो अजीब सा है। हाँ, कहने के जी, लिए लोकतंत्र है, लेकिन सामंती पूरा, मतलब ऊपर का ढक्कन लोकतंत्र है, अंदर सारा मामला जो है सामंती टाइप का है। अच्छा ठीक। हाँ, आप भले ही कहें ना ठीक। कहें, आप भले ही, देखिए एक मुख्य बिंदु आप जो बात कर रहे हैं एकदम बड़ा मैं भारत मुख्य में बिंदु लंबे पर आप समय बात कर से रहे हैं। सीधे लोगों के बीच में काम करता आया हूँ, और जी, बहुत ज्यादा चीजों के हमने देखे हैं, इम्पैक्ट सीधे देखे हैं। ठीक। हाँ, ऐसा ही है। तो अब मैं बिल्कुल, ये आपसे कहना बिल्कुल, चाह रहा हूँ कि जी सवाल हाँ, ये खड़ा होता है, हाँ, कम खर्च पर चुनाव लड़ना, ये बहुत अच्छा मॉडल खड़ा करके दिखा रहे हैं आप, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये भी अगर लोगों को समझ में आ जाए तो आपने, मान लीजिए कि ऐतिहासिक काम कर दिया, चलिए ठीक, ठीक है, ऐतिहासिक काम कर दिया। दूसरा, हाँ, जिस तरह से आप लोगों को लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए, चुनाव के लिए किस प्रकार के प्रत्याशियों का हम चयन करें, इसके लिए आप प्रयासरत हैं, चर्चा जी, करते हैं लोगों के बीच में, सामाजिक हाँ, मुद्दों में चर्चा करते हैं कि किस तरह के सामाजिक मुद्दों पर लोगों को अपने प्रतिनिधि का चयन करने की सोच रखना चाहिए, इसके लिए आप प्रयास रहते हैं, काम करते हैं। जी, देखिए, आपके जो आपने दिखाए थे कुछ पंपलेट, वो पढ़ने में तो नहीं आए जल्दी जल्दी हाँ हाँ गति से, हाँ, लेकिन मैंने हाँ, उनकी हेडिंग वगैरह पढ़ी थी कुछ फटाफट में, तो मुझे लगा अच्छा कि आप अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से लिखते हैं। अरे वाह। मतलब हाँ, अच्छे तरीके का मतलब ये है कि आप लोगों के बीच में अच्छे मुद्दों के साथ पहुंचते हैं, मतलब अच्छा 1 मिनट, मुझे 1 मिनट थोड़ा सा दीजिए, मैं कुछ एक दो बात इसका थोड़ा सा और मैं बता दूं जिससे जी आपको लग जाए। जी वैसे देखिए, मैं बड़ा रोचक अंदाज में कुछ लिखता था, ठीक है ना। जैसे मैं लिख रहा हूँ शुरू से कि सत्याग्रह, ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, शोहरत वतन की हमसे है, इंसानियत के हम रखवाले,
चलिए एक मैंने दे दिया, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ। फिल्म दीवार में, मैं फिल्म की बात कर रहा हूँ, दीवार में इंस्पेक्टर रवि जो शशि कपूर के रूप में किरदार में एक गरीब मास्टर, रिटायर मास्टर के यहाँ जाते हैं, उनके बच्चे को गोली मार देते हैं, वो भूख के कारण वो डबल रोटी चुरा के जा रहा था, उसको गोली मार दी है, तो घायल में उसको अस्पताल पहुंचाकर कुछ डबल रोटी वगैरह लेके जाते हैं उसके घर। और वो जाते हैं तो उस गरीब मास्टर के यहाँ कुछ उन्हें ईमानदारी और कर्तव्य पालन की सीख मिलती है। वो दुर्लभ थी। बेकारी, लाचारी, गरीबी जैसी समस्या का जड़ वहां पकड़ में आता है। वो इंस्पेक्टर रवि जो है शशि कपूर, उनको ये मिलता है। तो वो इसी अथी पर होता कि नहीं, जो भाग रहा था अपने माने करप्ट भाई को पर केस लेने के अथी से, उसका जो अमिताभ बच्चन करप्ट रोल में है, अपराधी में, तो वो कहता कि नहीं अब मैं उस केस को लूंगा। उसके एक कैरेक्टर का चेंज होता है कि नहीं, एक गरीब आदमी जो है वो कैसे जिंदगी बसर कर रहा है और मैं क्या कर रहा हूं, इंस्पेक्टर होते हुए मैं तो जो बस अच्छे अच्छे मीठे मीठे केस है मैं उन्हें लेता हूं, मेरा भाई अगर अपराधी है तो मैं वो केस नहीं लूंगा। नहीं, वो जो गरीब मास्टर एके हंगल थे, वो उसका ये मैं बता रहा हूं। फिर जैसे कुछ आगे मैं लिख रहा हूं कि ये, हाँ, कि एक फिल्म डॉन अमिताभ बच्चन की एक सीन है, उसमें प्राण अपने बच्चे को बचाने के लिए एक बिल्डिंग से रस्सी दूसरी तरफ बिक करके और उस रस्सी पर चढ़ करके, वो सर्कस में काम करता था, उसको पता था रस्सी पर चढ़ना, लेकिन जिस समय चढ़ता था उसके पैर ठीक थे, और जब आज वो बच्चे को दोनों गोद में लिए हुए और रस्सी पर चढ़ के दूसरी तरफ पार करता है तो विकलांग भी हो जाता है। तो विकलांग रहते हुए और रस्सी पर दोनों बच्चे को लिए हुए पार कर रहा है, अब पीछे से जो अपराधी लोग हैं उसका रस्सी काट रहे हैं, उसे दुश्मनी थी कि ये मर जाए, उसको काट रहे हैं कि ये गिर के समाप्त हो जाए। अब मैं देखिए वहां लिख रहा हूं कि वो आदमी बैलेंस बना करके, जो जेके नाम था उसमें कैरेक्टर जेके, अपने बच्चे को बैलेंस बनाते हुए रस्सी पर वो चल रहा है। और जो अपराधी लोग हैं, जो आम जिंदगी का वो जद्दोजहद करते हुए बैलेंस बना के चल रहा था, अपराधी जो है उसको परेशान करने के लिए, अपना निजी फायदा के लिए कि हम बचे रहे, ये चला जाएगा पुलिस में तो हम पकड़ा जाएंगे, तो अपने बचाव के लिए उसका रस्सी काट रहा है कि भले वो बाल बच्चा सहित खत्म हो जाए। तो यही है कि आम आदमी अपना बाल बच्चा को बचाने के लिए अपराध से, सामाजिक जो संघर्ष कर रहा है, भ्रष्टाचार से संघर्ष कर रहा है, वो बेचारा परेशान तबाह है। और जो गैर कानूनी लोग हैं वो अपने फायदे के लिए उसका जिंदगी बिगाड़ने में लगे हुए हैं। और यहीं पर जो बाकी पब्लिक है वो चुपचाप डरपोक, माफ कीजिएगा शायद ऐसा नहीं करना चाहिए, पर कायर बनकर तमाशा देख रहे हैं कि हाँ वो आदमी चल रहा है और वो जो क्रिमिनल है उसका रस्सी काट रहा है, वो मर जाएगा, हम ही लोग ऐसा, वो आम आदमी है वो मर जाएगा, लेकिन वो देख रहे हैं जिस तरह की, मैंने एक मुर्गा दुकान में देखे जहां कट रहा है, या जहां छोटे बकरियों का जो मांस मिलता है वहां कट रहा है, तो कट रहा है एक बकरी, सारा बकरी वहां चुपचाप देख रहा है, क्या करेगा, बस यही बारी में है कि कल मेरा नंबर आवेगा तो मैं भी कटूंगा। तो यही हाल है कि सब लोग डरपोन बन के, कौन देख रहा है, जो कि चेतनशील आदमी है अपने को बर्बाद किए जा रहा है। मैंने क्या कहिए, सारा पाशविक कृत्य, अन्याय देख करके बर्दाश्त किए जा रहा है। वो जो इसको विरोध में आवाज उठाना चाहिए, उसमें शक्ति लगानी चाहिए, वो कंप्रोमाइज कर रहा है। तो ये सब के बदले हमें लगता है एक नया समाज बनाने की आवश्यकता है, जहां की माने वो जेके से आम आदमी है जो चले बुले तो उसका रस्सी कोई ना काटे, वो अपने बच्चे को रस्सी पर चलने की क्या जरूरत है भाई, वो जमीन पर चल के जाए। फिर जैसे मैंने लिखा एक जगह कि फिल्म शोले अमिताभ बच्चन की एक सीन है, वहां पर जो शंकर एक किसान है, वो 3 डाकू आते हैं सब किसान का सब सामान लूटने के लिए। तो शंकर ऐसा जो आम आदमी है, हम उसको एक आम आदमी रूप में लाए हैं कि वो कहता है जवारी लाया हूं सरकार किधर रख दूं, तो कहता है भाई धर दो यहां। उसी में एक एके हंगल कैरेक्टर है मुस्लिम, उनका बच्चा मर जाता है, अब वो क्या कहते हैं कि भाई मैं आज नमाज पढ़ने जाऊंगा तो ईश्वर से पूछूंगा कि और बच्चे क्यों नहीं दिए जो कि समाज पर, इस देश पर कुर्बान हो जाएं उसकी बेहतरी के लिए।
तो एक ये कैरेक्टर है कि भाई लगा हुआ है कि नहीं भाई हम अच्छा काम के लिए हम संघर्ष करेंगे। और वो जो किसान है वो इतना अनपढ़ गवार है, मैंने क्या कहा जाए, बेचारा उसको तो पता भी नहीं कि सुसाइड क्या होता है। बाद में जब वीरू टंकी पर चढ़ के सुसाइड कर रहा है तो बोल रहा है कि ये सुसाइड क्या होता है, वही शंकर जो गरीब किसान है, कुछ नहीं पता उसको, अननोन है। इस तरह की बातें हैं। तो मैं इस तरह से कुछ काम कर रहा था। तो है देखिए हम लोग क्या है, हम लोग को क्या होना चाहिए, ये बातें थी टेम्पलेट में। इसी तरह और भी बहुत सारी चीजें थी मुद्दों को। अभी जैसे आपने बताया कि आपकी कल इच्छा है कि ओलंपियाड जैसा आपके जी क्षेत्र का विकास हो। जी। धन्यवाद बेटा आपका। लेकिन मैं जानना चाहूंगा उन छोटे छोटे मुद्दों पर, जी अपने क्षेत्र के लिए छोटे छोटे मुद्दों पर जो आपके क्षेत्र के जो लोग हैं उनको आराम पहुंचे, सुकून पहुंचे, जी क्योंकि जी जिस स्तर की आप कल्पना रखते हैं उस पर तो पहुंचने में बहुत समय लगेगा, बहुत जी जी जी, आपको बिल्कुल एफर्ट बिल्कुल लगाने पड़ेंगे, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। आई अतिरिक्त नो एक अबाउट इट। उसके लिए एक अलग आपको मोमेंटम क्रिएट हाँ करना हाँ पड़ेगा हाँ, उसको, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। उसके अलावा वो तो हो गया आपका बड़ा गोल। हाँ हाँ हाँ, उसके अलावा जो आपके जो छोटे 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 जो तत्कालीन जो हाँ, करंट। उसका उसके बारे में कुछ हाँ आप देखिए जानकारी करंट में दें तो अच्छा सबसे रहेगा। बड़ा था और दूसरा, कि इसके बाद मैं चाहूंगा कि अपने हाँ निशांत भाई जो बहुत जी हाँ जी धैर्य के बिल्कुल, साथ मेरा भी में ध्यान जा रहा है। लगातार जो है जी बिल्कुल हमारी आपकी चर्चा सुन रहे हैं, अगर उनके मन में बिल्कुल। कुछ प्रश्न आ रहे हैं हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो भी मैं पूछें। जी हाँ बताता हूँ। तत्कालीन गोल मैं जैसा कि आगे जब क्षेत्र में जाऊंगा तो मुझे पता है कि मैं कौन सी बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं देख रहा था तत्कालीन, नहीं जरूरत नहीं। तो तत्कालीन कारण जो मैं देख रहा था वो ये कि सबसे बड़ा चीज है जो हमारे किसान है, मैं ग्रामीण क्षेत्र के बिलोंग कर रहा हूँ, किसान है और बाकी फिर विद्यार्थी हैं, लोग पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं और बाकी व्यवसायी लोग हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा मुझे लगता है पूरे देश की, राज्य की, वही है जो हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ा इकोनॉमिक सस्टेनिंग, जो माने आर्थिक, माने जो कहे इकोनॉमिक फ्रीशिप, माने रोजगार, सबसे आप बड़ा चीज है। इकोनॉमिक मैं फ्रीशिप की बात करना चाह रहे हैं या आप इकोनॉमिक नहीं, आर्थिक सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे सुदृढ़ीकरण, सॉरी मैं हैं, घालमेल कर दिया, सस्टेनेबिलिटी की बात आर्थिक करना चाह आर्थिक सुदृढ़ीकरण जो कि रोजगार से रिलेटेड है। रहे हैं। रोजगार जी जी जी। भरपूर, माने एक समृद्ध रोजगार, मैं इसे कहूंगा समृद्ध रोजगार। सबों के पास सबसे पहले समृद्ध रोजगार कैसे हो, इसका मैं एक ये करना चाहूंगा। और मैं जैसे लगता हूँ मैं शायद बोलने वाला हूँ लोगों को कि मेरे जो क्षेत्र में है इस पूरे 5 साल में मैं हर बेरोजगार 18 साल से जो ऊपर होंगे, जो भी छात्र छात्राएं युवक युवतियां 18 साल से ऊपर, मैं शायद अगर विधायक बन जाता हूं तो मुझे लगता है कि लगभग 60% से लेकर 80% तक युवाओं को, जो यहाँ का एक क्रेज है सरकारी नौकरी, चलो भाई ठीक है, तो सरकारी नौकरी में मैं उन्हें एम्प्लॉय करवा सकूं। मैं उन्हें ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि वो सरकारी नौकरी के योग्य बन जाएंगे और उन्हें मिलेगी सरकारी नौकरी 60 से 80%। बाकी बहुत सारे लोग शायद उसी में हो जो चाहेंगे कि नहीं बृहद पैमाने पर उद्योग व्यवसाय में संलग्न होने को। तो मैं बिल्कुल, मैंने वो छोटा मोटा क्या आपके संभव क्षेत्र में होगा। आपके तो क्षेत्र में एक कुल लाख से कितने युवा मतदाता होंगे? लगभग मुझे लगता है कि मतदाताओं की संख्या युवाओं की 1.5 लाख से ऊपर होगी। 1.5 लाख किशोर युवा कुल मतदाता। कितने मतदाता हैं आपके यहाँ? कुल लगभग 3.25 लाख हैं, 3 सवा 3 लाख। उसमें से 1.5 लाख के आसपास आपके युवा मतदाता हैं। जी हाँ, 1.5 लाख से ऊपर ही होंगे, होने चाहिए। तो आप अपने क्षेत्र में 1.5 लाख सरकारी 1.5 लाख का 60% मोटा मोटी मान लें 1 लाख के आसपास, तो 1 लाख जी जी सरकारी जी नौकरियां कैसे आप करवा देंगे? हाँ। अब जैसे देखिए, जो जैसे सरकारी नौकरी का मतलब राज्य सरकार जो नौकरियां निकालेगी, मैं तो मिनिस्ट्री अभी छोड़ दीजिए, मिनिस्ट्री और सरकार जो अपना करेगी सो तो वो जो है ना, मैं तो निर्दलीय हूँ, मैं तो दल का भी नहीं हूँ। तो जो नौकरी सरकार, बिहार सरकार निकाले या केंद्र सरकार से जो नौकरी आती है वो तो आती हैं। तो देखिए यहाँ पर एक, यहाँ बिहार में हमारे एक नहीं, आनंद इतना तो कुमार हैं। पूरे राज्य में, इतनी नौकरियां तो पूरे राज्य में नहीं निकलती हैं।
नहीं नहीं, 1 लाख। निकलती हैं, नहीं निकलती हैं। यहाँ लगभग हर 3 साल पर 1 लाख के लगभग शिक्षक की सवाल नियुक्ति हो ये है रही है। राजेश भाई कि अगर पूरे बिहार में सारे विधायक आपकी तरह हो जाएं तो हर एक क्षेत्र से 1-1 लाख, 2-2 लाख, 1.5-1.5 लाख नौकरियां सरकारी कैसे निकलवा सकते हैं? मैं बता रहा हूँ, एक रोजगार सृजन शब्द है, देखिए रोजगार ध्यान सृजन दीजिए, शब्द है। जी रोजगार एक अलग चीज है, हाँ, सरकारी नौकरी पाना एक अलग चीज है। ठीक है, सही बात है, सही बात अगर है। आप रोजगार की बात कर रहे हैं तो आपको हाँ हाँ सलाम। आप अगर ये कह हाँ रहे हैं हाँ कि सरकारी नौकरी, देखिए भारत की हाँ, समाज को ये समझना पड़ेगा, जी उनके भीतर जो सरकारी नौकरी के प्रति जो चार्म है, जो आकर्षण जी है, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल है। से बाहर आना पड़ेगा उनको। वो आकर्षण किस लिए हाँ वो हाँ, इसके वजह से होता है। अगर आप सोचते हैं वो काम चोरी भ्रष्टाचार, मैं मकसद ये है। 100% सहमत हूँ, बिल्कुल। सरकारी नौकरी का तो क्रेज मुझे लगता है कि 10-20% बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैं इस पर भी आऊंगा, लेकिन अभी अगर जो लोगों में क्रेज है, तो मैं अभी क्यों कहूं कि नहीं भाई आप 10-20%, ठीक है ये भी काम चलेगा। लेकिन अगर लोगों की इच्छा है कि नहीं भाई आप हमें निजी नौकरी के बदले सरकारी नौकरी दीजिए, मैं तो दोनों कर रहा हूँ कि निजी जॉब भी, वो कोऑपरेटिव वगैरह आगे हम पैक्स वगैरह को आगे हम सोचेंगे, डेवलप करेंगे। थोड़ी प्रैक्टिकल बात करते हैं। जैसे मान लीजिए 1 लाख जी युवा, आप 1.5 लाख में से 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दिलवाएंगे। हाँ, ठीक। मान लीजिए इन 1 लाख लोगों में से जो 1 लाख युवा हैं, इनमें से सारे लोग स्नातक हों, सारे लोग योग्य हों, इसकी तो गारंटी नहीं है। तो इनको कैसे सरकारी नौकरी नहीं, दिलवाएंगे? मैं बता रहा हूं, मैं बोला 18 वर्षों से ऊपर, इसी में आ गए कि लगभग यहाँ जो भी युवा हैं, तो उसमें देखिए अब जो 1.5 लाख हैं, तो 1.5 लाख में तो सर शायद 50,000 या 75,000 मैट्रिक में किए हो रहे हैं, सपोज दैट, इसका तो आंकड़ा वही है मैं नहीं कि कितने हैं, है ना। तो वो और घट जाते हैं, माने इंटरमीडिएट से ऊपर को सरकारी नौकरी मिलती है। ऐसे तो शायद 10th को 4th ग्रेड रेलवे में भी मिल जाती है, तो चलिए वो भी निकालेंगे, वो भी निकलेंगे। तो जो भी है मैट्रिक सुपर वाले या इंटर सुपर वाले, मैं उन्हें, मुझे देखिए मैं इसीलिए उदाहरण दे रहा था कि यहाँ हमारे बिहार राज्य में, आप शायद नाम सुने होंगे, पटना में एक सुपर 30 इंस्टीट्यूट चलाते हैं, आनंद कुमार। उनका रहता है कि वो 30 बच्चे को ही लेते हैं, 30 का वो आईआईटी में उनका पक्का सिलेक्शन होता है, कई वर्षों से हो रहा है। आपको मैंने कोचिंग 30 को सेंटर लिए। कोचिंग चलाते हैं, हाँ हाँ हाँ, तो व्यापार है मैं उनका। उसमें ज्यादा नहीं जानना चाहूंगा, मैं बस एक संदर्भ अपनी बात समझाने के लिए लिया था, ठीक है वो अपना काम कर रहे हैं कि भाई उनका एक लक्ष्य है कि मैंने 30 लिया, 30 को सिलेक्शन करवा दिया। तो वो जिस जज्बे से 30 में 30 को 100% आईआईटी जब करवा सकते हैं, तो मैं भी, अगर देखिए 50-75 हजार युवा जिस हैं। दिन आनंद जी ये बोलेंगे कि मैं जी पटना में या बिहार हाँ में जितने करोड़ छात्र या जितने लाख छात्र 12वीं पास करते हैं, मैं सबको आईआईटी भेज दूंगा, उस जी दिन जी, मैं उनको अच्छा आदमी मानूंगा। अच्छा हाँ, सही आप बात देखिए, कहा, हाँ आप हाँ हाँ आनंद जी से अपने हाँ तुलना कर बिल्कुल सकते हैं। क्यों? आप बिल्कुल। देखिए, आप ये नहीं कह रहे हैं कि मैं अपने हाँ जिले से या मैं अपने क्षेत्र से मैं 10 लोगों को हाँ, आईएएस बनाऊंगा, आप ये नहीं कह रहे हैं। नहीं कर रहे, नहीं। आप ये कह रहे हैं कि मेरे क्षेत्र में जितने युवा होंगे मैं सबको नौकरी दिलवाऊंगा, आप ये कह रहे हैं। हाँ तो हाँ, आप बिल्कुल आनंद जी से तो तुलना ही नहीं कर सकते। आप, उनका तो गोल बहुत छोटा बिल्कुल, है, ठीक है। बहुत हाँ, छोटा मैं गोल है। देखिए, आप ध्यान से नहीं सुने, मैं कह रहा हूं कि जिस जज्बे से वो, समझिए उनके लिए पटना की आबादी या पूरे बिहार की आबादी 30 ही है, मान लीजिए, देखिए मान लीजिए, आनंद जी में मान बहुत लीजिए। जज्बा है भाई। देखिए नहीं सर, बिहार से तो आनंद जी के पहले भी बच्चे, सैकड़ों बच्चे आईआईटी। हाँ, चलो सर, आनंद जी में नहीं हटाइए मैं बात, वही अब वही हटाइए मैं उनकी। आपसे वही कह रहा हूँ कि वो हाँ, उदाहरण बिल्कुल हटाइए उनकी गलत है। बात, तो मतलब थोड़ी उदाहरण हटाइए, को सॉरी, मैं तो मानना सॉरी, चाहूंगा, हटाइए लेकिन उनके बाद। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आनंद जी के पहले बिहार से एक भी बच्चा आईआईटी नहीं पहुंचता रहा हो, फिर आनंद जी आए हो, फिर 30 बच्चा पहुंचने लगा हो, तो कुछ बात है। चलिए हटाइए भाई उनकी बात, आनंद जी के पहले भी सैकड़ों बच्चा पहुंचता था आईआईटी। चलिए ठीक। अब आनंद जी उनकी करते बात क्या है, हटाइए। क्रीम क्रीम ले लेते हैं और कहते हैं हम भेज देंगे। हम कह रहे भाई जो 12वीं फेल हुआ हो उसको आप लीजिए और फिर कहिए भेज रहा हूँ उसको मैं। चलिए उनकी बात हटाइए। बस उन्हीं से प्रेरित एक फिल्म बनी थी, प्रकाश झा ने बनाई थी, आरक्षण। उसमें अमिताभ इसको हटा बच्चन, देते हैं, इसको हटा देते हैं हम। मैं कह रहा हूँ हाँ, कि आपका गोल ज्यादा बड़ा है, ज्यादा गंभीर है। आप मैं बता रहा हूँ, अपनी गोल की बात करें आप। मैं बता रहा हूँ। फिल्म आरक्षण में अमिताभ बच्चन एक शिक्षक, स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं, किसी कारण से उनकी नौकरी छूट जाती है, हटाए जाते हैं वो। खैर वो, उनके सामने एक चैलेंज आता है कि जो हटाए हैं लोग वो कह रहे हैं कि तुम तो जीरो हो, यू आर जीरो।
तो कहते हैं कि रुको मैं साबित करता हूँ मैं क्या हूँ। वो एक अपने शुभकांक्षी के पास जाते, वो तबेला चलाता था, वहां जाकर के बोलते हैं कि भैया मुझे कुछ थोड़ी जगह दोगे, मैं कुछ इंस्टीट्यूशन विद्यालय चलाऊंगा। तो कहता है बड़ा तबेला है, आप गुरुजी जाइए, बहुत इज्जत करता है उनकी, दे देता है। वो कहते हैं कि भैया कुछ और काम करो कि जितने गरीब उरीब के बच्चे हैं उनको ला सके तो मेरे ला के दे दो। वो ला करके भी दे देता है। क्या होता है उस फिल्म में कि शुरू में 10, 20, 50, 100, 1000, 10,000, 20,000 जो फिल्म में दिखाई गई है, तो मैंने भर जाता है 20 को 50,000 और क्षेत्र बढ़ता जा रहा है और काम हो रहा है, सारे बच्चे का बने तैयारी चल रही है। तो कहीं ना कहीं मैं इसी तरह का नौकरी, क्या मैं जादू की छड़ी घुमा दूंगा उनको नौकरी हो जाएगी? नहीं, मैं यहाँ पर विधायक से थोड़ा सा हट करके एज ए वही अमिताभ बच्चन के रोल में, जैसे रिमेडीज क्लास कराना पड़े, सरकारी विद्यालय खाली रहते राजेश हैं, जी, मैं माफी चाहूंगा मैं आपसे। फिल्म में अमिताभ बच्चन जी ने कर दिया होगा, असल लाइफ में अमिताभ बच्चन एक के लिए क्या क्या। आप असल लाइफ की अस, बात करें, हाँ 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 बिल्कुल, असली लाइफ की बात हाँ करें, असली असली जीवन की लाइफ बात में करें। आ रहा था, बात उस पर आप मैं आ रहा देखिए, हूँ। एक बात समझिए राजेश, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप अपने आप को अमिताभ बच्चन से, आनंद जी से छोटा कैसे मान ले रहे हैं। सर मैं छोटा मानने आपको की पता बात ही है नहीं की। आप इनका एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? अच्छा छोड़िए हटाइए। क्योंकि आपका जो मकसद है, आप जो कर रहे हैं, देखिए चलिए मैं ठीक है। दोहराना चाहता हूँ इस बात को। अच्छा मैं फिर ठीक है, दोहरा रहा हूँ अपनी बात, फिर ध्यान दीजिए। समझ गया मैं बात आपकी। कम खर्चे पर आप चुनाव लड़कर दिखा रहे हैं, आई गेट इट। बहुत बड़ा मॉडल पेश कर दिया आपने। ये आनंद जी के सुपर 30 से भी बहुत गुना बड़ा मॉडल पेश कर दिया आपने। दूसरा दूसरा जो फिर मैंने आपसे कहा था कि लोगों के बीच आप बिना थके, उपहास झेलते हुए, तिरस्कार झेलते हुए, है ना, घर हाँ में भी आपकी जो पत्नी बच्चे होंगे उनको भी लगता होगा मेरा पिता क्या कर रहा है। अरे भाई, मेरी पत्नी जितना दे रही है समर्थन, मैं अभिभूत हूँ। नहीं, बच्चे जितना समर्थन, देखिए उनको भी आपने तैयार किया होगा, है ना। शायद आपने शायद इतने संघर्ष किए, शायद। ठीक? आप अपनी तुलना सुपर 30 से कर रहे हैं, अपनी नहीं तुलना छोड़िए आप हटाइए, आरक्षण मैं समझ से गया कर आपकी रहे बात, हैं। छोड़िए हटाइए, क्लोज दिस मैटर, आगे बढ़ते हैं हम आप जो है लोग। ना अपने आप को आप कमतर क्यों कर रहे हैं? मैं छोड़िए ये सिर्फ हटाइए, कहना चाहता हूँ। छोड़िए हटाइए। मैं कहना चाहता मैं हूँ जब राजेश कुमार भाई से बात हो रही है। राजेश कुमार भाई अपनी अपने दम पे अपनी बात कर रहे हैं, ये सब काम अपने दम पे कर रहे हैं ना। चलिए चलिए ठीक, समझ गया। ये अब आप समझ तो गए मैं जो चाह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, अब मैं ये है समझ गया, मैं जी कंफ्यूजन में था, ठीक है। जी। तो देखिए बस यही है कि जज्बा है कि जो भी गिने चुने, कम से कम मेरे क्षेत्र में 75,000 के लगभग लमसम आए या 1 लाख भी आए, जो भी आए, तो उनका मैं अपने इस तरह से गाइडेंस में उनकी तैयारी या जो भी ऐसी रहेगी कि मैं चूंकि खुद भी शिक्षक रहा हूँ, मैं जब स्कूल में पढ़ाता था। देखिए आप ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए आपने ये कहा कि मैं इतनों की नौकरी लगवाऊंगा, उस पर सवाल खड़ा किया, लेकिन अब क्या? आपकी बात मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आप ये प्रयास करेंगे कि इनको, आपके क्षेत्र के युवाओं को ऐसे सुविधाएं, ऐसे अवसर हाँ आप कराएंगे जिसके कारण वो अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा के दम पर दूसरे इलाकों की तुलना में ज्यादा मतलब बेहतर तरीके से बिल्कुल बिल्कुल नौकरी बिल्कुल। प्रतियोगी परीक्षाओं में हाँ परफॉर्म कर पाएंगे या बढ़ पाएंगे आगे। आप शायद ये कहना हाँ चाहिए। जी जी जी। उसी हाँ में जैसे मैं कि है कि मोटा मोटी एक दो बात, कि जैसे कि मैं ये घोषणा करने वाला हूं कि मैं जैसे ही चुनाव जीतूंगा 1 महीने के अंदर हर गांव में, हर गांव में 1 लाख रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी में तुरंत स्थापित करूंगा 1 महीने के अंदर, 1 लाख रुपए का ये मूल्य का। जन सहयोग से मैंने करेंगे या कैसे करेंगे? वो वो मेरा है, वो मेरा है, वो मैं इतना रखता हूँ, वो मैं कर लूंगा महीने के अंदर, वो मेरा प्लानिंग है, योजना है, वो हो अब जाएगा। जाहिर है कि जन सहयोग से करेंगे हाँ आप वो फिर। अगर विशेष होगा तो मैं उस पर भी बात करूंगा, बताऊंगा कि मैं कैसे हर गांव को 1 लाख, जीतने के 1 महीने के अंदर, जीतने के 1 महीने के अंदर बहुत बढ़िया बात। मेरा काम शुरू हो जाएगा सप्ताह के अंदर, कि बच्चे एक समृद्ध लाइब्रेरी में, जहां की 1 लाख रुपए की मोटा मोटी बैंकिंग भर्ती, शिक्षक भर्ती और जो क्लर्क भर्ती, पीओ भर्ती, यूपीएससी का जो मोटा मोटी जो गांव में, मैंने कह लीजिए कि 1,000 रुपए का भी समृद्ध लाइब्रेरी आज शायद ही मेरे गांव में होगा। ये मेरे लिए बहुत हृदय विदारक बात है।
बहुत हृदय विदारक बात है। कोई पर्सनल, कोई घर में 1000 रुपए की किताब हो, वो पर्सनल एक लड़के की, एक कैंडिडेट की हो सकती है, पर सामूहिक रूप से मुझे अनुभव है आपके इस काम में जो पुस्तकालय है चलाने का। मैं और हमारे जो कुछ मित्रगण होंगे वो सब लोग भी सहयोग करेंगे। बहुत अच्छा काम है। जी जी बिल्कुल। तो 1 लाख रुपए का जो निशांत भाई बैठे हुए हैं, उन्होंने हाँ कुछ वक्त पूर्व अपने क्षेत्र पे जी इन्होंने शायद कितना खर्च किया होगा तुमने? 3-4 कितना 5 हाँ कितना लाख रुपया खर्च किया बताइए था? निशांत भाई। इन्होंने पुस्तकालय की स्थापना की, बहुत हाँ अच्छी जी। बात। बताइए बताइए, अरे बिल्कुल बिल्कुल। और मुफ्त में, मतलब अरे लोगों को मुफ्त पुस्तकालय, और वहां पे बैठने का, रहने का, स्नैक्स खाने का जी, सारा व्यवस्था किया था। लेट के पढ़ना अरे चाहें लेट के वाह, पढ़ें आप, मतलब हर तरह की बड़ी शानदार व्यवस्था इन्होंने की। ये रिनेसा वर्क है सर, पुनर्जागरण का ये वर्क है। जी जी बोलिए। जी जी जी। तो निशांत भाई, अभी आपके मन में कुछ सवाल घुमड़ रहे हो तो आप राजेश भाई से दरख्वास्त कर सकते हाँ जी, हैं। आवाज। हाँ, आ रही सवाल है। मैं बस यही पूछना चाह रहा था कि जब आपके यहाँ लगभग इंटरनेट की स्पीड कम आपने हो तो सारी आप चीजें तो कवर की वीडियो हैं इसमें, वीडियो बंद कर सकते हैं लेकिन कोई जब बात आप नहीं। जाते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, बोलने दीजिए बोलने दीजिए। आज मेरी पहुंच पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आप हाँ, बोलिए। मैं यही पूछ रहा हूँ कि अ, जी जी, कि आप अलग तरह से चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों को जागरूक करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप जब जागरूकता में आपके किस तरीके के मुद्दे रहते हैं, और उसमें जब लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं रहती हैं जब आप उन्हें उनके बीच में लेकर जाते हैं? अरे हाँ देखिए, मैं पिछले जो 2009 में गया था और इस बार भी जाऊंगा, तो जो बेसिक है वो उस बार भी किया था मैंने, कहा इस बार भी मैं यही करने वाला हूँ कि जैसे मैं गांव में जाता हूँ तो सबसे पहले मैं ये बोलता हूँ कि भैया मैं यहाँ आपका एक जो पेपर पत्रिका आवे लायक भी, आप एक गांव में एक जगह बना लीजिए। आप एक आदमी मंगाते हैं, अगर मंगा रहे हैं आप इसी को गांव वाले के लिए खोल लीजिए तो बहुत अच्छी बात होगी, सब लोग उस पेपर पत्रिका को पढ़ेंगे। और अगर नहीं हो सकता है तो मैं लोगों को सबसे पहले कहता हूं कि अरे भाई, एक आप रोज 10-10 पैसा भी अगर मिला लेते हैं, 40 लोग तो एक पेपर आ जाएगा। मैंने महीना में 4-5 पेज दे दीजिएगा, पेपर आ जाएगा, पत्रिका आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं सोचता हूँ कि एक लाइब्रेरी का सेटअप कीजिए, पहली चीज। और संभव तो उसमें फिर किताबें बढ़ाइए। जो मैं तो 1 लाख बाद की बात कर रहा हूँ विधायक बनने के बाद। अभी मैं जब विधायक नहीं भी बनूंगा तो मैं पिछले बार भी वादा किया था, मुझे दुख है कि मैं उस पर जो ध्यान, शिक्षक नियुक्ति हो जाने के कारण मैं शिक्षा सेवा में चला गया और मुझे बहुत अफसोस है कि मैं फिर उस पर कार्य रूप नहीं दे सका। खैर, मैं अब फ्री हूं, अब मैं दूंगा। तो सबसे पहले अब मैं विधायक बनूं या ना बनूं, हर महीने के अंदर मैं ऐसे भी जाकर करके वो जो लाइब्रेरी का काम है शायद कम ही संसाधन से मैं करूंगा, लेकिन ये करने वाला हूं। दूसरा चीज मैं ये कहता हूं कि आपके गांव में अगर आप लोग सहयोग दें, 2-4 आदमी दें या 10 आदमी, जितने दें, मैं बरसात के दिनों में आऊंगा, हर गांव जाऊंगा, और ऐसे बरसात के अलावे भी। और मैं छोटे छोटे जो पेड़ हैं, लाभदायी फलदार पेड़ हैं, ये सबसे पहले मैं इसका बीजारोपण करूंगा। पौधे मैं वो लगाऊंगा कि 2 साल के बाद आपके गांव के जो बच्चे हैं उसकी सब्जियां खाने लग जाएंगे सामूहिक रूप से, 100,000। मैं बोला कि जैसे मैं विधायक बनूंगा ना तो 10,000 पेड़ लगाऊंगा हर साल, कम से कम 2,000 हर साल। या संभव अगर होगा तो मैं लाखों पेड़, अगर वैसा जमीन रहे तो मैं लाखों पेड़ लगवा दूंगा। वृक्षारोपण भारी पैमाने पर, कि गांव में फल खाने के लिए बच्चे को खरीदना ना पड़े, सब्जी खाने के लिए महिलाओं को बाजार नहीं जाना पड़े, औषधीय फल ये सब पेड़ से वो तोड़ ले। बाकी बैगन है, भिंडी है, वो तो किसान लोग उपजाए वो खाएं, ठीक है, उस पर तो मेरा उतना अख्तियार नहीं होगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर रहेगा कि मैं वहां पर ये जाकर करूंगा कि कोऑपरेटिव खेती के माध्यम से जो औषधीय खेती है, ऑर्गेनिक खेती है, मैं उसके और लोगों को जागरूक करूंगा। भाई आप पेस्टिसाइड बंद कीजिए, नीम के बहुत बढ़िया। पत्तों से ये सब बनाइए। मैंने ये छोटी छोटी जो बातें जो जीवन से पूरी तरह जुड़ी हुई हैं। युवा किशोर को पढ़ाई चाहिए, पढ़ने का माहौल, लाइब्रेरी, समृद्ध लाइब्रेरी चाहिए। किसानों को, बच्चों को, महिलाओं को भोजन फल चाहिए, बेसिक चीज। फिर है कि रोजगार और कैसे, बहुत सारे, देखिए मैं पिछली बार जीतने चुनाव के बाद मैं जान गया था कि वोट नहीं पड़ा। उसके बाद लगभग 2-3-6 महीने तक मैं पूरी तरह एक्टिव था, मीडिया में, पेपर में हमेशा नाम भी आता था, सब कुछ मैं जो करता था वो बताता था लोगों को। मैं एक मीटिंग करता था, लोगों को जाकर के, जो भी विद्यालय, गांव गांव जाकर के विद्यालय में बच्चों का खेल प्रतियोगिता करवाता था, पेपर में छपता था वो। बच्चे जानते थे कि अरे मैं फर्स्ट आया, देखो ना मेरा फोटो के साथ नाम आया। लोग अपने गार्जियन को बच्चे दिखा दिखा के साहब कितने खुश हुए मैं बता नहीं सकता हूं।
अगर आप आज्ञा दे तो मैं वो कटिंग दिखाऊंगा जो बच्चों का फोटो आया है और जो बच्चे कितने खुश हैं। बाद में वही बच्चियां, मैं जब स्कूल चला रहा था प्राइवेट तो उसमें वो मैडम बन के आई, और जब मैं नियुक्ति लिया, मैं प्रिंसिपल में निजी विद्यालय भी चलाया हूँ, तो बच्ची बोली कि सर आपको याद है आप खेल प्रतियोगिता कराए थे, मैं उस समय छोटी थी, क्लास 6 में पढ़ती थी, और मैं फर्स्ट आई थी, मेरा पेपर में नाम छपा था। अरे मैं तो भूल गया था। अब सर मैं बता नहीं सकता हूं ये क्या क्रांतिकारी परिवर्तन की बात हुई है, मैं बता नहीं सकता हूं। ये बेसिक चीज है, खेल प्रतियोगिता आप करवा लेते हैं, बच्चे कैसे उत्साहित होते हैं, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। तो ये सब चीजें हैं। मैं महिलाओं को एक समूह बना करके वहां संडे को मीटिंग करने लग गया था। चुनाव के बाद मैं जान गया था कि चुनाव में हार गया हूं, वो तो रिजल्ट भी आ गया था। उसके बाद मैं ये सब काम शुरू किया था, जब तो सामाजिक क्षेत्र में काम करना, महिलाओं को पुरुषों को मैं मीटिंग करता था। मैं बोलता था कि भाई क्या आपकी समस्या है? भाई रोजगार। तो बोलती थी कि भाई आप हमको सामान छोटा छोटा ला दीजिए, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग वाला, मैंने कुछ श्रृंगार प्रसाधन बनाने का, राखी बनाने का, छोटा छोटा जो चीज है हम लोग बनाएंगे, और उसको वितरण का, प्रबंधन का आप ये करवा दीजिए। मैंने किया वो काम, उन्हें आर्थिक संबल मिला। वो घर में जो बेचारी एक दो पैसा नहीं कमा पाती थी, बहुत वो खेतों में जाती थी, वो खेत में काम वाम की, उसके बाद खाली बैठी रहती थी। देहात में बस दिन रात महिलाएं गप सड़क का बेचारी कर रही हैं। क्या करें? उन्हें सर कोई गाइडेंस करने वाला नहीं है। विधायक लोग जीत जाते हैं, बस वो अपना घूम रहे हैं, उनको ये जरूरत नहीं पड़ता है कि अरे भाई चलो गांव एक मीटिंग करो, अब बोलो कि तुमको क्या चाहिए, कौन सा संसाधन, कच्चा माल हम अपने लोगों को मिलजुल कर रहे हैं। हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे, बस हम गाइड करेंगे, मार्गदर्शन देंगे। और हम भी क्या गाइड करेंगे? वहां बुद्धिजीवी भरे हुए हैं हर गांव में, बस मैं उनका स्विच ऑन कर दूंगा। हर गांव में स्विच ऑफ है सर, स्विच ऑन कर दूंगा। बहुत सारी चीजें मैं भी बता नहीं पा रहा हूं, वो हर चीज का स्विच ऑन कर दूंगा, पूरा गांव जगमग जगमग हरा भरा बच्चे की किलकारी से भर जाएगी। ये बातें मैं करने वाला हूं। हाँ, यह आपने काफी खूबसूरत बातें कही हैं। तो इसे आप नहीं देखते क्या, जो कि सरकारी नौकरियों से ये क्या बहुत एक अच्छा रोजगार इस तरीके से गांव में पैदा नहीं होगा, या फिर जो फूड प्रोसेसिंग भी इसमें साथ में जोड़ी जाए, और जो आप प्राकृतिक, बिल्कुल फूड प्रोसेसिंग अच्छी बात है, खाद्य पदार्थों की और इन सब की बात कर रहे थे, तो जो एंटरप्रेन्योरशिप वाला भाव जो उत्पन्न होगा, एंटरप्रेन्योर, देखिए ये शब्द, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये शब्द इतने देर बाद सुना और मेरे मुंह से नहीं निकला, आपके मुंह से निकला, एंटरप्रेन्योर। अब देखिए सर, एक बहुत बड़ी बात आपने कह दी। अब मैं एक शब्द जोड़ता हूं, एक है कॉन्फ्लिक्ट एंटरप्रेन्योर, और एक है क्या, ये क्या उसको बोलते हैं, मैंने उसका नाम है ये टॉलरेंट एंटरप्रेन्योर, मैंने उसको और कहिए तो लार्ज माइंडेड एंटरप्रेन्योर। मैं एंटरप्रेन्योर को ऐसे देखता हूं। अब कॉन्फ्लिक्ट एंटरप्रेन्योर जो है वो क्या कर रहे हैं लोग, देश में जितना बेचैनी पैदा कर दीजिए, समाज को जितना अव्यवस्थित कर दीजिए, अगर कोई बेचारे रोजगार करने भी है उसका सारी व्यवस्था को बिगाड़ दीजिए, उसका हिम्मत टूट जाए, वो अपराध की ओर फिर थक हार के उन्मुख हो जाए, वो गलत करने की ओर उन्मुख हो जाए, ईमानदारी छोड़ दे, सच्चाई छोड़ दे, मेहनत छोड़ दे, सब लोगों को देखना छोड़ स्वार्थ देखना शुरू कर दे, यह है कॉन्फ्लिक्ट एंटरप्रेन्योर। लेकिन जैसे ही हम आते हैं टॉलरेंट एंटरप्रेन्योर, लार्ज माइंडेड एंटरप्रेन्योर, बात बदल जाती है, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। भाई बात कीजिए जिससे लोगों का आर्थिक संबल बढ़े। हमारी महिलाएं जो बेचारी, उनका पूरा ऊर्जा इन वेन जा रहा है। अरे साहब, एक एक गांव में महिला, उनको क्या बेचारी को है कि 100-200 मिल जाता है, वो तो खुश हो जाती हैं साहब। मैं गारंटी देता हूं कि हर महीने वो लाख रुपया अगर इनकम नहीं की तो फिर मेरे जैसे लोग को बनने से फायदा ही क्या रहा। फिर तो कोई जो आ रहे हैं वही काफी थे, विधायक बन करके काफी थे। लेकिन ऐसे भी मैं विधायक बनकर के ही ना काम नहीं करूंगा, मैं तो ऐसे भी करने वाला हूं। ये कि वो शक्तियां मिलेगी और शायद मैं बेहतर तरीके से कर सकूं, मुझे संसाधन मिलेंगे, मैं एक बहुत बेहतर तरीके से ईडीओ बीडीओ प्रशासनिक अमला जमला से मुझे समर्थन तुरंत फटाफट काम होने में सुविधा हो। सरकारी मशीनरी बहुत तेजी से काम मैं ले सकता हूं, मुझे पता है, तो मैं ऐसे भी काम करूंगा। तो कहने का मतलब है कि जो महिलाएं 100-200-500 दिन भर, साहब
में बहुत दुख की बात है कि एक महिला है, खेत में काम करती है, धूप में, बरसात में, ठंड में। हम लोग तो रजाई ओढ़े में पड़े रहते हैं, छाता लगा के या बरसाती ओढ़ के बाजार गए, नहीं तो पानी पड़ रहा तो घर में रह गए। धूप में छाता लगा के निकले तो निकले, नहीं तो घर में एयर कंडीशन में या पंखा के हवा के सामने बैठे हुए हैं। हमारे महिलाएं या हमारे पुरुष लोग, किसान लोग खेतों में खट रहे हैं दिन रात। क्या करते हैं, या तो मंडी में जाके बेच देते हैं या खुद बैठ के सब बाजार में बेचते हैं। साहब दिन दिन भर बैठे रह जाते हैं, ज्यादा नहीं, बस 100-200 रुपये का माल, सब्जी, अनाज लेकर के दिन दिन भर उनको कोई खरीद नहीं रहा है। बैठे क्या करें घर में, उसके बगैर काम भी नहीं है, कुछ नहीं काम है, घर जाके क्या करेंगे वो। उनको लगता है कि भाई बैठे रहेंगे कोई तो ग्राहक आएगा। मुझे लगता है कि इन लोगों का जो 12-12 घंटे, 6-6 घंटे, कुछ लोग हैं वहां पर देखते हैं, सुबह गए 1 घंटा बिका सो बिका, अब बाकी औने पौने दाम में बेच के चले गए घर। भूख लग गई 2 घंटा में, धूप पड़ गया, ए भाई अब कौन बैठता, औने पौने दाम में बेच के घर चले जाते हैं। शाम में आए 1-2 घंटा बैठे, शाम हो गई, रात हो गई, चले गए। कुछ लोग हैं महिलाएं सर, रात में बैठी हुई हैं, मुझे लगता है ये बेचारी घर कैसे जाएंगी, बूढ़ी महिलाएं। मुझे क्या माफी चाहूं। खैर माफी चाहूंगा। वृद्ध महिलाएं जो, जिनको आंख चश्मा लगाती हैं बेचारी, वो बैठी हैं, उनका श्रम क्या है, मैं कहूं 8 रात तक बैठी हैं वो घर कैसे जाएंगी। मैं द्रवित हो जाता हूं। क्या मिलता है 150 रुपया, कोई मार्गदर्शित करने वाला नहीं उनको कि दादी चाची आप घर बैठिए, नहीं जरूरत है आपको सड़क पर बैठने का। क्या करूं सर, भावुक हो जा रहा हूं। खैर भावुकता अपनी जगह है, मजबूत बन करके काम करना होगा। ऐसा काम करना होगा कि वो महिलाएं एक उचित जगह पर, समुचित समय में, समुचित संसाधन में, इतनी आर्थिक संबल पर वो अपने आप को समझें कि वो 2-4 को और रोजगार दे। हर महिला माने हर लोग, जितनी जिसकी जैसी क्षमता, एक हर गांव में एक कुटीर उद्योग के रूप में, लघु उद्योग के रूप में, कोऑपरेटिव उद्योग के रूप में, हर चीज में ऐसा हो जाए कि कम से कम जो सबसे नीचे, सबसे कमजोर दिमाग का, सबसे कमजोर क्षमता का, शारीरिक शक्ति जो कमजोर है, वो कम से कम महीना का 20,000 से ऊपर कमाए, कम से कम। इससे कम में तो भाई हम मानने वाले नहीं है। और कोई मान ले और किन्हीं को बर्दाश्त हो तो हो, मुझे चैन नहीं है, मैं बेचैन हूं। और बाकी तो 20,000 से ऊपर जिसकी जैसी क्षमता हो वो तो करेंगे। तो ऐसा है सर। और कहिए, आप बोलिए। आपकी काफी अच्छी भावनाएं, प्रयास है इस दिशा में, इस दिशा में तो शुभकामनाएं हैं मेरी ओर से भी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही है कि इस दिशा में बढ़ेंगे तो। हाँ जी, बाकी जी विवेक जी कुछ पूछना चाहिए आप? नहीं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जी राजेश भाई का, उन्होंने समय दिया। और निशांत भाई जी को भी हमने सुबह सुबह जगा दिया था, हमने कहा था भाई आप। बिल्कुल बिल्कुल, निशांत भाई को भी शुभकामना। और उन्होंने बहुत धैर्य के साथ में और बड़े अच्छे, जो कुछ सवाल रह गए, बचे रह गए थे, उन्होंने बहुत बढ़िया से पूरा किया। और हम सभी लोगों की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शुभकामना है कि आप जैसे भारतीय समाज को, आप जैसे प्रतिनिधियों का चयन करना शुरू करना चाहिए, सीखना चाहिए उनको। और फिर आप जैसे लोग, अगर कुछ लोग पहुंचते हैं और फिर
जितना आपने लक्ष्य बनाए हैं उसका अगर काफी कुछ भी अगर करके दिखा सकते हैं तो हो सकता है एक मोमेंटम लोगों के दिमाग में बनना प्रारंभ हो सकता है। जी जी लेकिन इसके पहले भाई आप तो अपनी तैयारी बना चुके हैं जी और हाँ आप जी अपनी हाँ। तैयारी के लिए प्रयासरत भी हैं। 2009 बिल्कुल 10-11 वर्ष हो चुके हैं। बिल्कुल। अब लोगों को अपनी तैयारी बनानी है। जी हाँ सर। तो और पहला स्टेप आपका था, दूसरा स्टेप उनका है, फिर आपको पूरी सीढ़ी चढ़नी है। हाँ 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 बिल्कुल। क्योंकि आप तो अपना चल चुके हैं, अब लोगों को चलना है, इसके बाद फिर आप जी जी सब लोग एक साथ चलेंगे आगे। जी जी जी। तो अब बाकी लोगों की है कि वो अवसर दें, मौका दें, अपनी जाति धर्म और जो कंडीशनिंग है उनके दिमाग में, जो फंसे हुए हैं, जो ब्रेन वॉश किया जाता है, उससे बाहर निकलकर हाँ हाँ हाँ। तो आप जैसे लोगों को अवसर दें और देखें। एक बात मैं कहना चाहूंगा। जी जरूर। जैसे मैं चुनाव प्रचार में अभी जैसे मैं नॉमिनेशन कर रहा था, तो जी लोग पूछते हैं हमारे बंधु बांधव में जो भी हैं, जैसे पता चलता है तो तुरंत हल्ला हो गया पूरे गांव में, बहुत सारे लोग जान गए। अब जैसे मिलता है, आप चुनाव में फिर खड़ा हो रहे हैं, यही बोलते हैं, क्योंकि जानते हैं पहले भी खड़ा हुए थे, फिर खड़ा हो रहे हैं। हम कि हाँ भाई फिर खड़ा हो रहे हैं। तो पार्टी से हो रहे हैं खड़ा, हम कि नहीं निर्दलीय। अरे पार्टी से होते हैं, हम कि भाई पार्टी तो अब हमको नहीं पहचान रही है, शायद कुछ पैसा कुछ ऐसे ही योग्यता है जो खोजती है पार्टियां, वो हमें नहीं है, या पता नहीं कब हो पाएगी। तो मैं तो क्या करूँ, करना है भाई, क्यों खड़ा हुए मतलब कि आपका पैसा खर्चा हो जाएगा, आप जीत भी नहीं पाइएगा, एक व्यंग का पात्र बन जाइएगा। तो मैं बोलता हूँ कि ठीक है क्या करें, मैं उनसे नहीं बोलता हूँ। लेकिन मुझे पता है कि मेरा दिल क्या कहता है अंदर से, किस लिए मैं खड़ा हुआ। यही जो मैंने अभी बात की ना समस्या के बारे में, कि हमारे लोग कितने परेशान हैं, कितने दुखी हैं, किस दरिद्रता का सामना कर रहे हैं। हमारे जो बच्चे स्टूडेंट सारा क्षमता रहते हुए, प्रतिभा सारा रहते हुए इन वेन जा रहा है, पता नहीं चल रहा है कि वो क्या करें। अरे साहब उनको पुस्तकालय में जाके बंद कर दीजिए। यहाँ मेरी बच्चियां जो है, अभी नीतीश जी बहुत बढ़िया साइकिल दिए थे। अरे बात 10 साल से 15 साल हो गया भाई, बहुत बढ़िया काम हुआ, एक साइकिल मिला, बच्चियां तो हवा में फर्राटा से। लेकिन क्या है, उसके बाद जो पढ़ाई जो मिलना चाहिए उसकी जरूरत है। मुझे लगता है कि ऐसा माहौल दे दें कि एक लाइब्रेरी में उनको भेज ना दीजिए, बच्चियां बच्चे साहब लाइब्रेरी से भूखे प्यासे इतना पढ़ेंगे वो निकलेंगे नहीं, नहीं निकलेंगे वो लाइब्रेरी से। वो तब निकलेंगे जब उनका ज्वाइनिंग लेटर आएगा। तो आप समझिए कि कैसे उनको नौकरी मिलने वाली है, समझिए कि वो कैसे जो उद्योग का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हम करेंगे, वो कैसे उसमें तुरंत एम्प्लॉयड हो जाएंगे, कैसे पूरी बेरोजगारी खत्म। बस उनको आप माहौल दे दीजिए, वो खुद पढ़ करके खुद मेहनत कर करके, इतनी अपार क्षमता है मैं बता नहीं सकता हूं। बस एक वो छोटा लाइब्रेरी दे दीजिए उनको, देखिए फिर ये क्षेत्र कहां जाता है। थोड़ा सा महिलाओं को, किसानों को थोड़ा सा खेती संबंधित जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का, सिंचाई सुविधा का मैं बताता हूं। एक किसान है, उसका खेत 4 बीघा 5 बीघा है, उसका खाली रहता है। मैं पूछा क्या बात है भाई, खेती काहे नहीं करते हो? तो भाई क्या करें, बोरिंग डालते हैं, अब तो 20-20 हजार का मोटर आता है, रात में घर आए चुरा लिया, चोरी हो गया। अब बोलिए भाई कैसे हो? सिंचाई सुविधा कहीं ना कहीं सरकारी स्तर पर होनी चाहिए, वो ताला बंद करके कर रहा है। यहाँ इतनी विपन्नता है कि लोग गरीबी से थक हार के चोरी कर रहे हैं। अरे भाई दूसरा चीज चुरा लो, मोटर चोरी कर रहे हैं, जिससे कि 50 बीघा का खेत सिंचाई होता है, वो सिंचाई बंद है। बोलिए, तो नलकूप की कितनी बड़ी आवश्यकता है। मैंने पिछले भी चुनाव में कहा था, सरकारी स्तर पर नलकूप बहुत जरूरी है। तो बहुत तरह की चीजें, खैर चलिए ठीक है, यही सब बात है। मैं बेचैन हो जाता हूं, मैं निर्दलीय करे बगैर मैं, मुझे चैन नहीं आता है। हाँ, अब मुझे चैन आ जाएगा कि मैंने अपने को अथी तो किया, अब लोग मुझे चुनना है चुने, अगर नहीं चुन पाएंगे तो मैं फिर अगले साल नए विश्वास से आऊंगा। कहां जाएंगे, लोग को तो चुनना पड़ेगा मुझे। अगर नलकूप मुझे देना है, उनको चाहिए, सबको रोजगार चाहिए भारी पैमाने पर, 5 साल के अंदर बेरोजगारी फ्री अगर क्षेत्र चाहिए, मुझे तो चुनना पड़ेगा। आप इस बार मत चुनिए, अगली बार चुनिएगा, चुनना पड़ेगा साहब। मेरे अलावे तो फिलहाल विकल्प नहीं है। हाँ, कल को कोई आ जाए मैं स्वागत करूंगा, मैं हट जाऊंगा, मैं उसके समर्थन में आ जाऊंगा। अगर मेरे जैसा कोई आ जाए बोले, मैं उसके समर्थन में आ जाऊंगा। मुझे थोड़े शौक है मैं खड़ा हो जाऊं, मैं एमएलए का लूं।
नहीं। जी राजेश जी, बड़ा अच्छा अनुभव रहा आपसे चर्चा करके। जी जी। और हम सब लोगों की शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। बहुत 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 धन्यवाद। जी अच्छा लगा। जी जी। चलिए धन्यवाद। जी धन्यवाद सभी को, प्रणाम। निशांत जी को भी भाई, बहुत देर वो भी हाँ जी, सब्र हाँ का जी, इम्तहान दिए। धन्यवाद। चलिए चलिए। ठीक। चलिए आपसे संपर्क नहीं बनाऊंगा नहीं, मैं ठीक आगे है, आगे बढ़िया लगा आप चलकर। सबको सुन के। हाँ निशांत जी, आगे चलकर मैं आपसे संपर्क में रहूंगा, ठीक है। जी जी जी, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल जी जी बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छा संपर्क में लगा आपसे रहेंगे। मिलकर, बहुत अच्छा लगा। और विवेक जी का तो मैं क्या कहूँ भाई, मुझे इस लायक समझे, मैं क्या कहूँ। बस ये मेरे क्षेत्र के लिए भी अभी चूंकि चुनावी परिदृश्य है, तो मैं धन्यवाद धन्यवाद क्या ज्ञापन करूं। मुझे लगता है कि मेरा ये क्षेत्र बड़ा अनुग्रहित होगा, जो विवेक सर मैंने जो इस तरह का काम किए हैं। मेरा ये क्षेत्र अनुग्रहित रहेगा, यहाँ की जनता भी एक अनुग्रहित रहेगी विवेक जी के काम, इस काम से। चलिए।